लाइट एक छोटे गांव का लड़का था जो हमेशा से एक कामयाब एडवेंचरर बनने का सपना देखता आया है ताकि वो अपने परिवार को आराम भरी जिंदगी दे सके। अपना सपना पूरा करने के लिए वो अपने गांव को छोड़कर शहर आता है एडवेंचरर के रूप में रजिस्टर होने के लिए। लेकिन उसके लिए ये सब आसान नहीं होता। इस दुनिया में भगवान ने 9 जीव बनाया है और इंसान उनमें सबसे नीचे के लेवल पर माने जाते हैं। इस वजह से उन्हें हमेशा भेदभाव झेलना पड़ता है। लाइट जैसे शहर में कदम रखता है उसे भी इस चीज का सामना करना पड़ता है। एक बीस्टमैन एडवेंचरर उसे रूडली कहता है कि रास्ते से हट जाओ और लाइट मजबूरी में माफी मांगता है, जबकि वो उसका रास्ता ब्लॉक भी नहीं कर रहा था। दिल्ली पहुंचने के बाद लाइट एडवेंचरर के रूप में रजिस्टर करता है। रिसेप्शनिस्ट उसे बताती है कि नए लोग हमेशा एफ रैंक से शुरू करते हैं। वो पूछते हैं कि क्या उसके पास कोई गिफ्ट है जो उसे रैंक मिलने में मदद कर सके। लाइट एक्साइटेड होकर हाँ कहता है और बताता है कि उसका गिफ्ट है अनलिमिटेड गाचा। वो कहता है कि वो कुछ भी समन कर सकता है और उन्हें करके दिखाने का फैसला करता है। वो अपना गाचा डिवाइस समन करता है और तुरंत एक्टिवेट करता है। गाचा से एक चम्मच वाला कार्ड निकलता है और जैसे लाइट उसे रिलीज करता है एक असली चम्मच टेबल पर समन होता है, लेकिन वो पूरा तेरा मेरा होता है और इसे देखकर लाइट परेशान हो जाता है। वो रिसेप्शनिस्ट को समझाने की कोशिश करता है कि आमतौर पर चीजें बेटर होती है और तुरंत अपना स्किल 2-3 बार यूज करता है, लेकिन रिजल्ट सेम ही होता है। एक सड़ा हुआ एप्पल और एक बेकार सा ब्रेड निकलता है। रिसेप्शनिस्ट सोचते हैं कि ये लूजर एफ रैंक से ऊपर कोई डिजर्व ही नहीं करता। लाइट भी खुशी से एफ रैंक एक्सेप्ट करता है और पूछता है कि क्या अभी के लिए वो कोई क्वेस्ट ले सकता है। रिसेप्शनिस्ट उसे बोर्ड की तरफ इशारा करते हैं जहाँ आसान क्वेस्ट लगी होती है। लाइट बोर्ड देखकर नर्वस हो जाता है क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं होता। रिसेप्शनिस्ट भी समझ जाते हैं कि लाइट पढ़ना लिखना नहीं जानता, जो कि इंसानों के लिए आम बात है। वो लाइट से कहते हैं कि वो बेसिक काम कर सकता है जैसे पत्थर उठाना और लकड़ी इकट्ठा करना, लेकिन उनमें पेमेंट बहुत कम होती है। लाइट मान जाता है और एक दिन में बहुत मेहनत करने के बाद इतना कमा लेता है कि एक कमरा रेंट कर सके। खाने के लिए वो अपने गाचा स्किल पर ही निर्भर होता है, लेकिन वो कॉन्फिडेंट है कि वो सफल हो जाएगा। लेकिन बीस्टमैन का एक गैंग उसके लिए कुछ और ही प्लान बनाता है। वो उसके रास्ते में जानबूझकर खड़े हो जाता है ताकि लाइट उसे टकरा जाए। उनका लीडर तुरंत लाइट पर चिल्लाता है कि उसने उसके कपड़े गंदे कर दिए। वो उसका पर्स छीन लेता है। लाइट घबरा जाता है और उससे पैसे वापस मांगता है क्योंकि बिना पैसों के उसके पास रहने की भी जगह नहीं होगी। पर वुल्फमैन उसे एक जोर का पंच मार देता है और कहता है कि कपड़े साफ करने के लिए तेरा बाप पैसा देगा क्या। बीस्टमैन लाइट को कीचड़ में छोड़कर चले जाते हैं। रास्ते से गुजरने वाले सब उसे कहते हैं कि वो गंदा भिखारी स्लम्स में जाकर सोए जैसे बाकी इंसान रहते हैं। लाइट बिल्कुल उदास और खराब महसूस करता है। तभी अचानक कोई उसके तरफ अपना हाथ बढ़ाता है। लाइट उस हाथ को पकड़ता है जो एक सुंदर एल्फ लड़की की होती है, लेकिन तुरंत महसूस करता है कि उसके अपने हाथ कीचड़ से भरे हैं। वो तुरंत पीछे हट जाता है और एल्फ से माफी मांगता है कि उसने उसका हाथ गंदा कर दिया, लेकिन वो कहते हैं कि कोई बात नहीं। वो उसे तसल्ली देती है कि वो उसे नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, लेकिन सालों के भेदभाव और अत्याचार लाइट को किसी पर भी भरोसा करने नहीं देते। अब उसको समझाने के लिए एल्फ लड़की घुटनों पर बैठ जाते हैं और उसे हक करते हैं। लाइट के बिल्कुल बोलती बंद हो जाते हैं। रास्ते पर लोग एल्फ का मजाक उड़ाते हैं कि वो एक इंसान के लिए इतना नीचे गिर गई, लेकिन वो लाइट को खड़ा करते हैं। एल्फ के पीछे एक ग्रुप होता है जो अलग अलग जातियों से बना होता है। वो अपना परिचय देते हैं कि वो है कॉन्कर्ड ऑफ ट्राइब्स। वो बताते हैं कि उनकी पार्टी में हर जाति का एक मेंबर है जो भगवान ने बनाए थे, बस एक इंसान नहीं था। बीस्टमैन गारो अपना इंट्रोडक्शन देता है। फिर एल्फ लड़की शाशा बाकी मेंबर्स के बारे में भी बताती है। ड्रैगो जो एक ड्रैगनयूट है, डियाब्लो एक डीमन है, ओबेरॉय एक ओनी है, यह है डार्क एल्फ सियोन, नानो जो एक डॉर्फ है और सांतोरो जो एक सेंटावर है। गारो कहता है कि वो बस एक इंसान ढूंढ रहे थे ताकि उनकी पार्टी कंप्लीट हो जाए। सियोन बताती है कि उन्होंने ये पार्टी बनाई दुनिया के भेदभाव को खत्म करने के लिए और एक ऐसी दुनिया बनाने के लिए जहाँ सबको एक समान ट्रीट किया जाए। लाइट को ये सुनकर विश्वास नहीं होता, लेकिन इतनी अच्छी पार्टी का हिस्सा बनने का मौका वो नहीं छोड़ता और खुशी खुशी कॉन्कर्ड ऑफ ट्राइब्स ज्वाइन कर लेता है। जल्दी ही वो एडवेंचर्स पर जाने लगता है और लाइट उनकी टीम का सबसे कमजोर मेंबर साबित होता है। ड्रैगो और शाशा उसे मॉन्स्टर से बार बार बचाते हैं। वो उसे कहते हैं कि ज्यादा सावधान रहो क्योंकि एक ही हमले से तुम मर जाओगे। लाइट अपनी गलतियों के लिए माफी मांगता है, लेकिन शाशा उसके जख्मों को चेक करती है और कहते हैं कि हमेशा उनके पीछे ही रहो। बाकी पार्टी मेंबर्स शाशा को थोड़ा चिढ़ाते हैं कि वो लाइट के लिए ज्यादा ही ऑब्सेस्ड है और उसका बहुत ख्याल रखते हैं। शाशा शर्मा जाते हैं और कहते हैं कि वो उसे सिर्फ एक पार्टी मेंबर के रूप में देखती है। लाइट खुद को कमजोर महसूस करता है क्योंकि वो बस सामान उठाने के अलावा कुछ नहीं कर पाता, लेकिन ड्रैगो कहता है कि लाइट की चाय बहुत टेस्टी होती है और उनके लिए वही काफी है। लाइट सच में खुश होता है और टीम के साथ डंजन के अंदर और गहराई में चलता है। जल्दी ही वो एक खुला मैदान देखते हैं जिसका सिर्फ एक एंट्री और एग्जिट है और पार्टी के सदस्य एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फैसला करते हैं कि यही जगह उनके प्लान के लिए परफेक्ट जगह है। पर प्लान क्या है इसके बारे में ज्यादा ना सोचते हुए लाइट सबके लिए चाय बनाने की तैयारी करता है। तभी ड्रैगो उसके पास आता है और
बताता है कि उसे पार्टी से निकाल दिया जा रहा है। लाइट इस बात को हजम भी नहीं कर पाता और पूछता है, भाई मैंने ऐसा भी क्या कर दिया कि तुम लोग मुझे पार्टी से निकाल रहे हो। बेस्टमैन गारो बताता है कि उसे इसीलिए निकाला जा रहा है क्योंकि वो कुछ भी नहीं करता। सब लोग लाइट को बेकार और पागल बताने लगते हैं और साशा भी उसे भद्दा और कमजोर कहते हैं। बाकी पार्टी मेंबर्स लाइट और इंसान जाति पे गंदे गंदे गालियां देने लगते हैं। लाइट सोचता है कि शायद ये कोई मजाक है, लेकिन वो लोग कहते हैं कि उसके जैसे एक बेकार इंसान पे मजाक करने का उनके पास वक्त नहीं है। जब लाइट पूछता है कि वो सब उसके साथ इतने समय तक अच्छे क्यों बिहेव कर रहे थे, तो वो लोग कहते हैं कि वो सिर्फ एक्टिंग थी। ड्रैगो बताता है कि उनके सुपीरियर ने लाइट की गिफ्ट अनलिमिटेड गाचा को नोटिस किया था और उन्होंने सोचा था कि शायद वो उनके लिए मुसीबत बन सकता है, इसलिए कॉन्कर्ड ऑफ ट्राइब्स को उस पर नजर रखने का ऑर्डर आया था। लेकिन जब पता चला कि लाइट का गिफ्ट बेकार है और वो कुछ भी नहीं कर सकता, तो ऑर्डर आया कि उसे छुटकारा पाया जाए। साशा सबसे ज्यादा खुश है क्योंकि अब उन्हें इस बेकार कचरे को रखना नहीं पड़ेगा। अगर वो सच में वो चुना गया हीरो होता तो साशा को उसे शादी करनी पड़ सकती थी और ये सोचकर ही वो एकदम गंदा महसूस करते हैं। लाइट को उनकी बातें कुछ भी समझ नहीं आती कि कौन हीरो क्या स्किल। फिर ड्रैगो कहता है कि उन्होंने लाइट के बारे में काफी बता दिया और अब उसे खत्म करना जरूरी है ताकि और एडवेंचरस ना आ जाए। गारो तुरंत क्लॉस निकालता है और लाइट के चेहरे पर हमला कर देता है। तभी लाइट को समझ आता है कि वो सही में बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गया है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। उसकी घबराहट में वो जितना तेज भाग सकता है भाग निकलता है, लेकिन वो खटिया लोग उसका मजाक उड़ाते हुए हंसते हैं और कहते हैं कि वो उसे भागने नहीं देंगे। साशा उसके पैर में तीर मार देती है और लाइट जमीन पर गिरकर चीखने लगता है। ये देखकर वो लोग कहते हैं कि इंसानों की चीख उनके कानों को सुकून देते हैं। गारो लाइट को और चिल्लाने पर मजबूर करने के लिए उस पर हमला करता है, लेकिन ड्रैगो उसे रोक देता है क्योंकि उन्हें ये दिखाना है कि लाइट मॉन्स्टर के हमले में मारा गया था। गारो उसकी बात मान जाता है और लाइट को मारने के लिए तैयार हो जाता है। लाइट अपनी जान बचाने के लिए बहुत कोशिश करते हुए आगे रेंगता है जब अचानक जमीन उसके नीचे चमकने लगते है और लाइट समझ जाता है कि वो एक टेलीपोर्टेशन सर्कल के बीच में खड़ा है। ड्रैगो उस सर्कल को देखकर तुरंत गारो को कह देता है कि जल्दी से उसे खत्म करो, लेकिन गारो के पहुंचने से पहले ही टेलीपोर्टेशन सर्कल एक्टिवेट हो जाता है और लाइट को वहां से हटा देता है। हालांकि उसकी सिचुएशन ज्यादा बेहतर नहीं होती। टेलीपोर्टेशन सर्कल उसे डंजन के किसी रैंडम हिस्से में भेज देता है और लाइट जानता है कि अगर कोई मॉन्स्टर उसे तुरंत ढूंढ लेगा तो उसका खात्मा हो जाएगा। वो अपनी फैमिली को याद करता है और सोचता है कि उसके साथ ही ऐसा क्यों हुआ, उसने क्या किया जो उसे धोखा मिला, क्या इंसान होना इतना बुरा है। उसे याद आता है कि पहले सब लोग उसके साथ इतने अच्छे क्यों बिहेव कर रहे थे। अब उन्हें समझ आता है कि उनकी मीठी बातें सिर्फ नाटक थी ताकि वो उन पर पूरी तरह भरोसा कर ले और फिर उन्होंने अपना असली चेहरा दिखा दिया। उसकी गुस्से से भरी हिम्मत अब जीने का तरीका बन जाते हैं। वो उठकर कसम खाता है कि वो इन लोगों से बदला लेगा और उन्हें अपने हाथ से तबाह करेगा। लेकिन कुछ और बोलने से पहले ही उसे एक भारी दहाड़ सुनाई देती है पीछे से। जब वो मुड़कर देखता है तो उसके सामने 1000 लेवल का एक मॉन्स्टर उसे खो रहा होता है। उस मॉन्स्टर को देखकर उसकी छड्डी गीली हो जाती है क्योंकि वो दिखने में ऐसा लगता है जैसे खुद यमराज ने भेजा हो। लाइट समझ जाता है कि उसे डंजन के सबसे नीचे वाले फ्लोर पर टेलीपोर्ट कर दिया गया है। वो सोचता है, हाँ सही है भाई, साला इससे अच्छा तो मैं अपने पार्टी के हाथों मर जाता, उधर बचने के चांसेस तो थे। अबे ये मॉन्स्टर तो मेरा हड्डियां तक नहीं छोड़ेगा। जैसे वो सोचता है कि वो इस मॉन्स्टर से कैसे लड़ेगा, उसके ख्याल उसके गिफ्ट अनलिमिटेड गाचा पर जाते हैं और वो आखिर में लड़ने का फैसला करता है। वो बार बार गाचा का बटन दबाता है और अचानक उसकी मामूली गिफ्ट का स्केल उसकी सोच से भी आगे बदल जाता है। उसके नीचे एक बड़ा मैजिक सर्कल चमक उठता है और गाचा डिवाइस पावर अप होने लगता है। लाइट को समझ नहीं पाता, लेकिन जैसे ही मॉन्स्टर उस पर कूदने को तैयार होता है, गाचा रोल कंप्लीट हो जाता है। एक 9000 लेवल की मेड उसमें से निकलते हैं और पल भर में मॉन्स्टर को तबाह कर देते हैं। सब कुछ इतनी जल्दी हो जाता है कि लाइट अपना आग भी नहीं चिपका पाता। फिर वो मॉमी, मेरा मतलब मेड, उसके तरफ बढ़कर उसके सामने घुटनों पर बैठ जाते हैं और तुरंत उसके जख्मों को ठीक कर देते हैं, ये कहकर कि उसके इतने प्यारे नाजुक शरीर में वो चोट खाते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए उसने बिना परमिशन के उसका इलाज कर दिया। लाइट यकीन नहीं कर पाता कि अब वो बिल्कुल ठीक है। फिर मेड उसका नाम पूछते हैं। वो अपना इंट्रोडक्शन देता है कि उसका नाम लाइट है और मेड उसका नाम जानकर बहुत खुश हो जाते हैं। वो मेड अपने नाम की कसम खाते हैं कि वो मरने तक उसकी सेवा करेगी। लाइट कहता है कि ये सब तो ठीक है, लेकिन कम से कम पहले अपना नाम तो बताओ। लड़की कहते हैं कि उसका नाम मे है। मे सबकी चहेती मेड और बताते हैं कि वो उसके अनलिमिटेड गाचा के एक सुपर अल्ट्रा रेयर कार्ड से आई है। लाइट इस बात पर यकीन नहीं कर पाता कि एक 9000 लेवल की मेड उसके बेकार गिफ्ट से निकल आई है, लेकिन मैं उसे उसके गिफ्ट पर अप्रेजल करने की परमिशन मांगते हैं ताकि वो उसके डिटेल्स पढ़ सके। वो तुरंत परमिशन दे देता है और मैं अपने अप्रेजल स्किल से पता लगाते हैं कि उसके असली एबिलिटीज पर एक बहुत ही मजबूत सील लगा हुआ है और उस लेवल से नीचे कोई भी उन्हें देख नहीं सकता। वो लाइट को बताते हैं कि उसका अल्टीमेट गाचा उसके सोच
सबसे ज्यादा काम का चीज है। जो कार्ड्स वो निकालता है वो उस जगह की माना डेंसिटी पर बहुत डिपेंड करता है। और जैसे कि सबको पता है कि जमीन पर माना डेंसिटी बहुत कम होती है, लेकिन डंजन की गहराइयों में हवा माना से भरी होती है, जिसकी वजह से वो मे की तरह एक रेयर चीज समन कर पाया। वो लाइट की हिम्मत की तारीफ करते हैं कि उसने अकेले डंजन की गहराइयों तक आकर अपने गिफ्ट का पूरा पोटेंशियल अनलॉक किया। पर लाइट बताता है कि वो एक बेकार इंसान है जो अपने पार्टी के साथ भी अच्छे से नहीं रह पाया। वो रोता है और बताता है कि कैसे उसकी पार्टी ने उसे डंजन में धोखा दिया। वो गुस्से से कहता है कि उन्होंने उसे वो दुनिया बनाने का वादा करके बेवकूफ बनाया जहाँ भेदभाव ना हो, सिर्फ उसे फंसाने के लिए। इसीलिए अब वो कसम खाता है कि इन लोगों से बदला लेगा। मैं अचानक उसे गले लगा लेते हैं और कहते हैं कि वो उसके दुख को समझ नहीं सकते, लेकिन वो जो चाहेगा वो करेंगे। और उन चुटको पिड्डी एडवेंचर्स को मारना जिसने लाइट को तकलीफ दे मैं के लिए कोई मुश्किल काम नहीं होगा। हालांकि लाइट कहता है कि वो खुद ही बदला लेना चाहता है, पर अभी वो इतना कमजोर है कि वो खुद कुछ नहीं कर सकता। वो कसम खाता है कि पहले वो सबको तकलीफ देगा और फिर उन्हें मारेगा। और मैं फिर से उसके सामने घुटनों पर बैठकर कहते हैं कि अगर वो चाहे तो वो उसे ताकतवर बनाने में मदद करेगी। वो कहते हैं कि उसमें पोटेंशियल देखकर वो उसकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ एक ओवरबॉर्ड साथी से लाइट खुश नहीं होता। वो डंजन की इस माना से भरे बेहतरीन माहौल का और भी ज्यादा फायदा उठाना चाहता है। वो अपना अनलिमिटेड गाचा फिर से यूज करता है और भी हाई क्लास मेज समन करता है ताकि वो एक ऐसे किंगडम बना सके जो उसके लिए बेस की तरह हो, उसके बड़े बदले की योजना के लिए। 3 साल बीत चुके हैं उस दिन के बाद और अब लाइट एक महल में रहता है जहाँ उसके पास 100 से ज्यादा मेट्स है जो उसके लिए काम करते हैं। मैं हमेशा उसके साथ होते हैं जैसे उसने पहले मुलाकात के दिन वादा किया था। सभी मेट्स लाइट पर फिदा है। वो उसके लिए शेयर करते हैं और खुश होते हैं जब भी उन्हें उसका ध्यान मिलता है। जब मैं उन्हें अच्छे से बिहेव करने के लिए कहते हैं तब लाइट महल से बाहर निकलता है और बाजार की तरफ बढ़ता है। बाजार में सब लोग उसे पहचान लेते हैं। एक दुकानदार उसे बुलाता है और ब्रेकफास्ट के लिए कहता है, जबकि कुछ लोग उसे बताते हैं कि देश में स्नैक्स की कमी हो गई है। लाइट उनसे वादा करता है कि वो इस समस्या को जल्दी ठीक करेगा, लेकिन मे कहते हैं कि ऐसे छोटे कामों के लिए उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो खुद ये सब सुलझा लेंगे। लाइट समझता है कि उसे अपने किंगडम के लिए एक नया सिस्टम बनाना पड़ेगा क्योंकि पिछले 3 सालों में यहाँ की आबादी कई गुना बढ़ चुकी है। वो मे से पूछता है कि उसके लीजेंडरी साथिया कहाँ है जो उसने समन किए थे। मे बताती है कि यूकी जो एक बीस्ट टीमर है वो डंजन के आसपास के इलाके का मैप बना रही है और जंगलों में किसी खतरे की जांच कर रही है। लाइट सोचता है जंगलों में घूमते मॉन्स्टर्स के बारे में, लेकिन उसे पता है कि यूकी जैसे जीनियस बीस्ट टीमर के लिए वो कोई मुश्किल नहीं है। मे बताती है कि एली जो एक मेज है लाइट के उस बड़े प्लान के हिसाब से एक खास मैजिक स्पेल पर काम कर रही है। लाइट सोचता है क्या एली इस काम को संभाल पाएगी क्योंकि उसने जो मैजिक बनाने के लिए कहा था वो बहुत मुश्किल है। फिर लाइट नास के बारे में पूछता है जो एक वैम्पायर नाइट है जो क्लोज कॉम्बैट में बहुत तेज है लेकिन बाकी चीजों में थोड़ी सी स्लो है। मे बताते हैं कि उसने नास को महल की सुरक्षा का काम दिया है ताकि वो कुछ उल्टा ना करे और किसी मुसीबत में ना फंसे। लाइट को नास से कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि उसकी हरकतें महल में हमेशा मजा बना कर रखती है। कुछ देर बाद वो दोनों वापस महल लौट आते हैं जहाँ वो उनके छोटे लीजेंडरी समन जैक को बुलाता है और पूछता है क्या लाइट ट्रेनिंग के लिए रेडी है। मे थोड़े परेशान होते हैं और जैक से कहते हैं कि उसे लाइट को मास्टर कहकर बुलाना चाहिए, लेकिन जैक एक बुलंद आदमी है जो ऐसे फॉर्मेलिटीज में विश्वास नहीं करता, इसीलिए वो मे की बात को इग्नोर कर देता है। लाइट मे से कहता है कि कोई बात नहीं क्योंकि वो जैक को अपना बड़ा भाई मानता है। फिर लाइट कहता है कि वो जैक के साथ अपनी ट्रेनिंग सेशन के लिए जा रहा है। ट्रेनिंग ग्राउंड में दोनों तैयार होते हैं लड़ने के लिए। एकदम से लाइट जैक की तरफ दौड़ता है और उसके पेट पर एक जबरदस्त पंच मार देता है जिससे जैक पीछे धकेल जाता है। जैक लाइट की ताकत देखकर खुश होता है और कहता है एक आम एडवेंचरर होता तो इस मुक्के से मर जाता, लेकिन ये उसके लिए उतनी बड़ी बात नहीं है क्योंकि उसका बॉडी एक टैंक की तरह बना है और बहुत ज्यादा डैमेज सह सकता है। दोनों फिर से लड़ने के लिए तैयार होता है। उनके हमले टकराते हैं और फिर दोनों पीछे हट जाता है। लाइट एक के बाद एक हमलों की बारिश करता है लेकिन जैक उन सबको डॉज कर देता है। इसी बीच नाज महल के कॉरिडोर में पहरा दे रहे होते हैं। उसकी मुलाकात दूसरे मेज से होते हैं जो उसकी तारीफ करते हैं और कहते हैं तुम्हारे होने से सबको सुरक्षा का एहसास होता है नाज, तुम हमेशा पहरा देती रहते हो और किसी भी खतरे को दूर रखते हो। नाज बहुत खुश हो जाते हैं और मेज बिल्कुल यही चाहती थी। वो उसके साथ मजाक करने का प्लान बनाते हैं और कहते हैं कि उसे जाकर लाइट के बेडरूम की सुरक्षा करनी चाहिए ताकि पक्का हो जाए कि सब कुछ ठीक है। नाज को ये आइडिया जबरदस्त लगता है और वो बेडरूम की तरफ दौड़ जाते हैं, लेकिन जैसे वो दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं मे अंदर से निकलते हैं। नाज पूछते हैं कि मे वहाँ क्या कर रही थी जबकि लाइट तो इस वक्त ट्रेनिंग में होना चाहिए। मे तुरंत शर्मा जाते हैं और कहते हैं कि वो बस कमरा साफ कर रही थी जब लाइट वहाँ नहीं था। नाज कहते हैं कि उसे कमरे की तलाशी लेनी होगी, लेकिन मे कुछ बोल पाते उससे पहले ही नाज अंदर घुस जाते हैं और देखते हैं कि बेड पूरा बिखर गया है। अपने खाली दिमाग से सोचकर नाज
नाज बोलते हैं, ये लगता है जैसे कोई बेड पर था, गद्दे को घुमा रहा था और रोल कर रहा था। क्या तुमने बिस्तर ऐसे सजाया था? मैं तुरंत अपनी चालाक सोच लगाते हैं और कहते हैं, हाँ हाँ बिल्कुल, ये मेरा ही बिस्तर सजाने का स्टाइल है। नाज इम्प्रेस हो जाते हैं और पूछते हैं, मैं भी सीख सकती हूँ क्या ये स्टाइल? लेकिन मैं मना कर देती है, ये मेरा खास सीक्रेट है जो मैं अभी नहीं बता सकते। फिर नाज को याद आता है कि मेज ने उसे मे को एक मैसेज देने के लिए कहा था। वो एक लेटर निकालती है और मे को देती है। मे पढ़ते हैं और समझ जाते हैं कि दूसरे मेज उससे नाराज है क्योंकि वो हमेशा लाइट के बेडरूम को खुद साफ करते हैं और उन्हें कभी मौका नहीं देते। मे उसे कहते हैं कि चिंता ना करे, वो खुद मेज से निपट लेगी और नाज को कुछ छुट्टे पैसे देती है ताकि वो चुप रहे। नाज खुशी से पैसे लेकर निकल जाते हैं और बाजार पहुँचते हैं। वहाँ वो खाने के आइटम्स देखने लगते हैं और सोचते हैं कि क्या ले। आखिर में वो पैनकेक्स और ताज़ा दूध लेने का फैसला करते हैं। पैनकेक्स खाकर वो खुशी से महल वापस जाते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि यूकी बैल्कनी पर बैठी है। नाज पूछते हैं, यूकी क्या तुम्हारा जंगल का काम खत्म हो गया? पर यहाँ यूकी जो थकी हुई है, नाज के सवालों से तंग आकर कहते हैं, मैं पहले ही वो मैप बना चुकी हूँ जो मैंने मांगा था और अब मैं उसे देने के लिए वापस आई हूँ। नाज उसे बधाई देती है और वापस अपने काम पर चले जाते हैं। जब वो हॉल में पहुँचते हैं तो वहाँ कोई नहीं होता, तो वो दिल खोलकर चिल्लाने लगते हैं। फिर वो सिंहासन पर जम मारते हैं और उसके साथ खेलने लगते हैं, लेकिन गलती से एक एंजल स्टैचू के पंख को तोड़ देती है। नाज की हवा टाइट हो जाते हैं क्योंकि उसे पता है कि मैं उसे मार डालेगी, तो वो उस टूटे पंख को जल्दी से वापस जोड़ते हैं और सीधा भाग जाते हैं कमरे से। उधर ट्रेनिंग ग्राउंड में लाइट और जैक अब भी लड़ रहे होते हैं। कुछ देर बाद जैक कहता है, बस अब आज के लिए काफी है लाइट, चलो आराम करते हैं। दोनों बाथरूम की तरफ जाते हैं और एक बड़े से बाथटब में घुस जाते हैं। जैक लाइट की तारीफ करता है और कहता है, तुमने सब स्किल्स इतनी जल्दी सीख ली, ये कमाल है लाइट। अब तुम इतने ताकतवर हो गए हो कि डंजन के ज्यादातर मॉन्स्टर्स तुम्हारे लिए बच्चों का खेल है। लेकिन वो लाइट को चेतावनी देता है कि फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो मौका मिलते ही तुम्हें मिटाने की कोशिश करेंगे। लाइट थोड़ा सीरियस हो जाता है और 3 साल पहले हुआ वो धोखा याद करता है। वो कहता है, मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक अपना बदला नहीं ले लेता। उसी वक्त मैं अपने कमरे में वो 4 मेज को बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं, तुम लोगों की दिक्कत क्या है? मैं उनका लिखा हुआ लेटर निकालते हैं और उनके सामने जोर से पढ़कर सुनाते हैं। चारों मेज चुप हो जाते हैं, कुछ कह नहीं पाते। वो माफी मांगते हैं और कहते हैं, हम तो बस आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, हमें पता है कि आप ज्यादा काम करते हैं। मैं उन्हें कहते हैं कि मेरे काम की चिंता मत करो, अपना ध्यान अपने काम पर लगाओ। वो उनकी रिक्वेस्ट ठुकरा देते हैं कि लाइट का रूम साफ करने दे और सजा के रूप में कहते हैं कि जाकर सिंहासन के कमरे को अपने हाथ से साफ करो। मेज शौक हो जाते हैं क्योंकि वो हॉलवे तो बहुत लंबा है, लेकिन मैं कहते हैं, बिल्कुल ठीक, इसी से तुम बिजी रहोगे जब मैं लाइट के साथ मिशन पर रहूंगी। इसके बाद बाहर नास एक दुकान की खिड़की के पास खड़ी होते हैं, एक गॉन्टलेट को खूरती हुई, जिसे वो लेना चाहते हैं, लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते। तभी उसे एली मिलते हैं जो पूछते हैं, नास तुम क्या देख रही हो? नाज उसे गॉन्टलेट दिखाते हैं और पूछते हैं, एली तुम इतनी जल्दी वापस कैसे आ गई? तुम्हें तो नए कंस्ट्रक्शन साइट का काम देखना था ना? एली कहते हैं कि कंस्ट्रक्शन का काम अच्छा चल रहा है, इसीलिए उसने थोड़ा ब्रेक लेने का सोचा। थोड़ी देर बाद दोनों आपस में बहस करने लगते हैं कि कौन लाइट के ज्यादा करीब है और कौन उसके लिए ज्यादा जरूरी है। एली नाज से कहते हैं, मैं सीधे तरीके से लाइट के उस बदले के प्लान में शामिल हूँ, और फिर फकरे से बताती है कि कुछ दिन पहले उसने लाइट के साथ एक शाम बिताई थी जहाँ दोनों ने साथ में चाय पी थी और अपने काम पर बात की। वो कहते हैं, अगली बार जब हम मिलेंगे मैं उसके लिए एक प्राइवेट डिनर सेट करूंगी। नाज बोलती है कि मैं भी मास्टर के साथ चाय पीना चाहती हूँ और फिर एली को याद दिलाती है, मैं क्लोज कॉम्बैट में एक्सपर्ट हूँ, अगर तुम्हें कभी हेल्प चाहिए तो मुझे बुला लेना। एली मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हाँ जरूर, मैं ये बात याद रखूंगी। उसके बाद नाज वापस अपने पहरा देने वाले काम पर चले जाते हैं। महल के अंदर 4 मेज एक बार फिर मे के खिलाफ प्लान बना रही होते हैं। उनमें से कहते हैं, मे बिल्कुल हिटलर से कम नहीं है। वो सोचते हैं कि शायद मे के कारनामे लाइट को बता देना चाहिए, लेकिन फिर सोचकर डर जाते हैं कि कोई भी उसके गुस्से का शिकार नहीं बनना चाहते। उनमें से कहते हैं कि लाइट मे का इतना ख्याल रखता है क्योंकि वो उसके पहले समन थे। पर्पल वालों वाले मेड बोलते हैं कि लाइट को यूकी को समन करने में 2 महीने लग गए थे। इसका मतलब है कि वो दोनों दिलचन में 2 महीने तक अकेले थे। ये सुनकर सब मेज जलन से पागल हो जाते हैं, फ्लोर पर गिरकर नखरे करने लगते हैं और एक टेबल के पास बैठकर मैजिक करने लगते हैं। वो प्लान बनाते हैं कि बस मे को किसी तरह रास्ते से हटाना पड़ेगा, लेकिन उनकी बदकिस्मती से मे ये सब सुन लेते हैं और सीधा उनके कमरे में आ जाते हैं। वो उन्हें घेर लेते हैं। मे तुरंत माफी मांगने लगते हैं, हम सिर्फ थोड़े जेलस थे, हमने जो बोला उसका मतलब कुछ नहीं था। मे उन्हें समझाते हैं कि तुम लोग अपने दिमाग से अजीब सोचना बंद करो। उस टाइम जब मैं लाइट के साथ थी और यूकी समन हुई थी, लाइट हर दिन मैजिक और मार्शल आर्ट सीखने में लगा रहता था, उसके पास और किसी चीज के लिए टाइम ही नहीं था। ये सुनकर मे थोड़ी राहत महसूस करते हैं। मे कहते हैं, मुझे लगा था मैं तुम पर ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गई हो, पर अब लगता है मैं बिल्कुल सही
थी। वो कहते हैं अब जाओ और उस बड़े हॉल को भी साफ करो। मे के आदेश पर मजबूर होकर मेड्स पूरा हॉल साफ करने लगते हैं। इस बार उन्होंने फैसला किया कि चुप रहना ही बेहतर है, लेकिन सफाई करते हुए एक मेड गलती से वही एंजल के पंख का टुकड़ा गिरा देती है जो नाज ने पहले तोड़ दिया था। वो टुकड़ा जमीन पर गिरता है और मेड्स घबरा जाते हैं, सोचते हैं कि अब तो मे उन्हें खा जाएगी। अगली सुबह लाइट डंजन में आता है जहाँ नाज, एली और यूकी उसका इंतजार कर रही होते हैं। वो सबको गुड मॉर्निंग कहता है, लेकिन नाज और एली फिर से बहस शुरू कर देती है। अचानक अंधेरे से एक मॉन्स्टर बाहर आता है, एक हेलहाउंड। लाइट के पैर जम जाता है। वो जानता है कि अब वो पहले से ज्यादा ताकतवर है, लेकिन उस दिन का ट्रॉमा अभी भी उसके दिमाग में बसा है। जब भी वो उस बीस्ट को देखता है उसका खून जैसे रुक जाता है, लेकिन उसकी टीम बिल्कुल नहीं डरते। सब गुस्सा हो जाता है क्योंकि हेलहाउंड ने लाइट को परेशान कर दिया। नाज अपने तलवार निकाल कर कहते हैं मैं इसे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। एली कहते हैं अरे मुझे मौका दो, मैं पूरी हेलहाउंड स्पीशीज को ही मिटा दूंगी इस दुनिया से। फिर यूकी बोलती है कि अगर मुझे मौका मिल जाए तो मैं इसको सीधा दुनिया के सबसे गहरे गड्ढे में फेंक दूंगी। उनके सिर्फ ऑरा से ही मॉन्स्टर काम जाता है और डर के मारे पीछे हट जाता है। लाइट अपनी टीम को शांत करता है, अपना कंट्रोल वापस पाता है और धीरे धीरे मॉन्स्टर के पास जाकर उसके सिर पर हाथ रखता है। वो जानता है कि अगर उसने मजाक में भी ऑर्डर दे दिया तो उसके साथ ही पूरे प्रजाति को ही खत्म कर देंगे। फिर वो उनकी तरफ मुड़कर कहता है कि अब हम ऊपर जा रहे हैं और आज से हम अपने बदले की शुरुआत करते हैं। यहाँ सरफेस पर हम देखते हैं कि कुछ बीस्ट मैन गारो की तारीफ कर रहे होते हैं कि वो कितना महान आदमी है। जैसे वो एक इंसान को देखता है उसे जमीन पर गिरा देता है और उसके चेहरे पर थूक देता है। फिर वो एक होटल में जाता है जहाँ वो अपने लोगों से कहता है कि जो ऑर्डर करना है करो, आज की पार्टी उसकी तरफ से। और वो लोग इससे काफी खुश हो जाते हैं कि भाई इतना महान गारो उनके साथ खाना खा रहा है। गारो बताता है कि हर बीस्ट मैन एक स्किल के साथ पैदा होता है, लेकिन असली बात यह है कि उस स्किल को अलग अलग तरीकों से कैसे यूज किया जाए। उन्हें लगता है कि उसकी स्किल सबसे अलग और ताकतवर है। फिर वो लोग उससे कॉन्कर्ड ऑफ ट्राइब्स के बारे में पूछते हैं। भले वो उन्हें कुछ बता नहीं सकता, लेकिन उसे याद आता है कि वो मिशन कितना आसान था, क्योंकि उसे सिर्फ एक कमजोर बच्चे को खत्म करना था। उसे ये बात परेशान करती है कि उन्हें लाइट की बॉडी कभी नहीं मिली, लेकिन वो सोचता है कि लाइट वैसे भी उस खतरनाक डंजन में जिंदा नहीं रह सकता। तभी मे अचानक गारो को रोक देते हैं और बताते हैं कि वो लाइट की मेड है जो उसे हैरान कर देता है। वो कहते हैं कि वो काफी समय से लाइट को ढूंढ रही है, जिससे गारो को शक होता है कि कहीं उसे पता तो नहीं चल गया कि उन्होंने लाइट के साथ क्या किया। वो बताते हैं कि लाइट एक नॉर्मल फैमिली से है, लेकिन गारो सोचता है कि शायद वो झूठ बोल रही है, लेकिन अगर जरा सा भी सच्चाई हुई तो उसे इससे काफी पैसा मिल सकता है। वो बताते हैं कि लाइट ने एक पार्टी ज्वाइन की थी, लेकिन उसने ये भी सुना कि वो डंजन में मर गया। गारो पूछता है कि वो उससे क्या चाहता है। मे कहते हैं कि वो उसे उस जगह तक ले जाए जहाँ लाइट की मौत हुई थी, और हाँ, इस काम के लिए उसे पैसे भी मिलेंगे। गारो सोचता है कि ये कोई ट्रैप हो सकता है, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर वो कुछ करने की कोशिश भी करे वो उसे आसानी से हैंडल कर सकता है। वो मदद करने के लिए मान जाता है और कहता है कि वो बीस्ट ह्यूमन का लीडर है, इसीलिए अपने सबसे ताकतवर लोगों को साथ लेकर जाएगा। और वो ये भी कहता है कि अगर वो पैसे ना भी देते तब भी वो मदद करता, क्योंकि लाइट उसके लिए भाई जैसा था। जब वो डंजन की तरफ जा रहे होते हैं, गारो सोचता है कि वो मे को उसके मंजिल तक पहुंचा देगा, लेकिन डंजन के गहराई में जाने के बाद वो उसके साथ कुछ गलत करेगा। जब वो अपने मंजिल पर पहुंचते हैं, गारो बताता है कि जब उन पर मॉन्स्टर्स ने अटैक किया था, लाइट गलती से टेलीपोर्टेशन ट्रैप पर चला गया और फिर कभी नजर नहीं आया। वो अपने आदमियों को बाहर निकलने का रास्ता बंद करने को कहता है और सोचता है कि इंसान कितने बेवकूफ होते हैं जो उसकी बातों पर यकीन कर लेता है। मे कहते हैं कि उसे लाइट के लिए बुरा लगता है, क्योंकि अगर वो थोड़ा पहले उसकी जिंदगी में आ गई होते तो उसे ना ही कोई लात मार सकता था और ना ही उसके पैर पर कोई तीर चला सकता था। गारो ये सुनकर हैरान हो जाता है, क्योंकि असल में उस दिन क्या हुआ था ये सिर्फ कॉन्कर्ड ऑफ ट्राइब्स के मेंबर से जानते थे। वो पूछता है कि वो कौन है। उसे शक होता है कि कहीं वो किसी दूसरे देश की जासूस तो नहीं। जैसे वो उस पर हमला करने को तैयार होते हैं, गारो महसूस करता है कि वो एक इंसान से डर रहा है और उसे लगता है कि शायद उसकी आज मौत होने वाली है। तभी अचानक लाइट वहाँ आ जाता है और उसे रुकने को कहता है। गारो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाता। लाइट कहता है कि वो 3 साल पहले जो हुआ था उसका बदला लेने आया है। गारो हंस पड़ता है क्योंकि उसका लेवल 150 है और उसे लगता है कि लाइट सिर्फ 15 लेवल का बच्चा है तो वो क्या ही उखाड़ लेगा। वो कहता है कि लाइट ने अपना चेहरा दिखाकर गलती की, क्योंकि उसे जान से मारने के बाद उसको बीस्ट ह्यूमन का किंग बनने से कोई नहीं रोक सकता। लाइट हैरान होता है कि गारो ने ये नहीं पूछा कि वो कैसे जिंदा बचा या मे के साथ उसका रिश्ता क्या है, लेकिन गारो को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे लगता है कि 2 इंसान बीस्ट ह्यूमन के झुंड का सामना नहीं कर सकते। 2 बीस्ट ह्यूमन लाइट की तरफ दौड़ता है, लेकिन मे उनका सर काट देते हैं। लाइट उसका शुक्रिया करता है और थोड़ा पीछे हटने को कहता है। सब लोग डर के मारे कांपने लगते हैं। गारो उन्हें शांत करता है और कहता है कि वो इंसानों से कभी नहीं हारेंगे, लेकिन लाइट कहता है कि आज तो उसे भगवान भी नहीं बचा सकता। गारो उसे बकवास बंद करने को कहता है और अपना लेवल दिखाता है ताकि उसे पता चले कि वो किससे पंगा ले रहा है। सब उस पर हमला करते हैं, लेकिन लाइट सबको उड़ा देता है। गारो यकीन नहीं कर पाता कि लाइट ने उन सबको हरा दिया, इसीलिए वो लेवल 500 का एक मॉन्स्टर बुलाता है और कहता है कि जैसे 3 साल पहले उसने अपनी जान
की भीख मांगी थी वैसे ही अब मांगे। लाइट निराश होता है और कहता है कि वो अपनी जगह से हिलेगा भी नहीं। मॉन्स्टर अपने मुंह से एक बड़ा सा एनर्जी ब्लास्ट छोड़ता है, लेकिन सब हैरान हो जाते हैं जब देखते हैं कि उसे खरोच तक नहीं आई। लाइट खुद लेवल 9000 का मॉन्स्टर समन करता है जो सिर्फ अपनी सांस से गारो के मॉन्स्टर को टुकड़ों में तोड़ देता है। लाइट बताता है कि उसका लेवल 9999 है जो गारो को हिलाकर रख देता है, लेकिन गारो कहता है कि मुमकिन नहीं है क्योंकि वो 3 साल पहले जैसा ही बच्चा लग रहा है। लाइट बताता है कि उसका ब्रेसलेट उसकी उम्र को बढ़ने नहीं देता। गारो समझ जाता है कि वो कुछ नहीं कर सकता, इसलिए भीख मांगने लगता है और कहता है कि वो सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो कर रहा था। लाइट उसके लोगों से भी वही सवाल करता है। वो ऐसा दिखावा करता है कि उन्हें सब पता है, लेकिन वे समझ जाते हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं और उन्हें टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। लाइट गारो से पूछता है कि अगर वो सरफेस पर हमला करे तो क्या वो जीत सकता है, और उसे चेतावनी देता है कि झूठ ना बोले क्योंकि मे के पास एक स्किल है जो सच और झूठ का पता लगा सकती है। गारो इतना डर जाता है कि उसकी पहन गीली हो जाती है और वो कहता है कि चाहे लाइट कितना भी ताकतवर हो वो अकेला जीत नहीं सकता। लेकिन लाइट पहले से जानता है कि वो सब कुछ अकेला नहीं कर सकता। वो सबको अपने महल में टेलीपोर्ट कर देता है और गारो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाता जब वो देखता है कि लाइट ने कितनी बड़ी सेना जमा कर ली है। लाइट सबको अपने स्टैट्स दिखाने को कहता है और फिर से गारो से पूछता है कि अब क्या उसे लगता है कि वो लोग सरफेस के खिलाफ जीत सकते हैं। लेकिन गारो इतना शॉक में होता है कि वो कुछ बोल ही नहीं पाता। उसे एहसास होता है कि वही लोग थे जिन्होंने लाइट को एक ऐसे मॉन्स्टर में बदल दिया है जो पल भर में पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है। वो लाइट से पूछता है कि क्या वो भगवान बनना चाहता है। लाइट कहता है कि उसे इस दुनिया का सच जानना है और या तो वो अपने गिफ्ट से सबको आशीर्वाद देगा या उन्हें मौत देगा, और ये सब कुछ उसी सच्चाई पर डिपेंड करेगा जो अभी वो ढूंढ रहा है। फिर हम लाइट को उसके गाँव लौटते हुए देखते हैं। वहाँ पता चलता है कि उसका गाँव बर्बाद हो चुका है, लेकिन उसके भाई या बहन की लाश कभी नहीं मिली, इसलिए वो उम्मीद रखता है कि शायद वो अभी भी जिंदा हो सकता है। गोल्ड उससे पूछता है क्या वो चलने के लिए रेडी है क्योंकि वो वहाँ कैंप नहीं करना चाहता, लेकिन नेमोमो को लगता है कि वो दूसरों की फीलिंग समझ नहीं पाता। दोनों अपने वफादारी पर बहस करने लगते हैं तो लाइट उन्हें शांत कर देता है। वो कहता है कि उनके पास दुनिया से टकराने की ताकत है, लेकिन बिना सोचे समझे जंग शुरू नहीं करनी चाहिए। पहले उन्हें दूसरे देशों की ताकत के बारे में जानकारी लेनी चाहिए। वो ये भी जानना चाहता है कि मास्टर असल में कौन है या क्या है, क्योंकि इसी वजह से उसका गाँव तबाह हुआ था। गोल्ड उसे चेतावनी देता है कि शहर पहुँचने तक अपनी पावर्स को कंट्रोल में रखे, वरना लोग उसकी ऑरा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। हम देखते हैं कि लाइट मास्क पहनता है और सरफेस पर डार्क नाम से घूम रहा है ताकि कॉन्कर्ड ऑफ ट्राइब्स के लोग उसे पहचान ना सके। वो लोग दागा शहर की तरफ उड़ते हैं जहाँ लाइट पहले एडवेंचरर बनकर लेवल अप करना चाहता है, लेकिन वो फैसला करते हैं कि नीचे उतरकर पैदल चलेंगे ताकि लोगों के नजर में ना आए। रास्ते में वो एक गाड़ी देखते हैं जिसे ड्वार्फ्स अटैक कर रहे होते हैं। वो लोग जल्दी से उन ड्वार्फ्स को हरा देते हैं। कर्नल नाम का आदमी और उसका बेटा उन्हें अपनी गाड़ी में सवारी देते हैं और पूछते हैं कि क्या वो मशहूर एडवेंचरर्स है। लाइट कहता है कि वो बस शुरुआत कर रहे हैं और रैंक बढ़ाना चाहता है। कर्नल कहता है कि दागास इसके लिए अच्छी जगह है क्योंकि वहाँ एक मशहूर डंजन है जो लोगों को अट्रैक्ट करता है। वो बताता है कि वो वहाँ एक होटल चलाता है। लाइट और उसके दोस्त गेट पर उतरते हैं और नेमोमो गोल को याद दिलाती है कि वो ज्यादा ध्यान ना खींचे। वो गिर जाते हैं, लेकिन नेमोमो गुस्सा हो जाते हैं जब लाइट को सबसे लोएस्ट एफ रैंक दिया जाता है। वो कहते हैं कि उसे एस रैंक दिया जाए, लेकिन रिसेप्शनिस्ट कहते हैं कि वो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि यही नियम है। फिर वो कर्नल के होटल पर जाता है। कर्नल कहता है कि अगर कुछ भी चाहिए हो तो हिचकिचाना मत। लाइट पूरा टॉप फ्लोर 1 महीने के लिए रेंट पर ले लेता है। वो साइलेंस और एंटी सर्वेलेंस मैजिक लगा देता है और कहता है कि नेमोमो और गोल्ड अब आराम कर सकते हैं। नेमोमो को पता है कि लाइट कितना ताकतवर है, लेकिन उसे लगता है कि सरफेस पर रहना थोड़ा रिस्की है। वो पूछते हैं कि वो अपने महल से ही ऑर्डर्स क्यों नहीं देता। तब पूरी जगह हिलने लगता है जब लाइट सोचता है कि कहीं वो उसके बदले के रास्ते में तो नहीं आ रही। गोल्ड माहौल हल्का करता है और लाइट की तारीफ करता है कि वो खुद अपने हाथों से बदला लेना चाहता है। लाइट माफी मांगता है क्योंकि वो ज्यादा इमोशनल हो गया था और जानता है कि नेमोमो सिर्फ उसकी चिंता कर रहे थे। उसके बाद वो डंजन जाता है। वो नोटिस करता है कि वहाँ कोई एल्स नहीं है। लाइट बताता है कि ड्वार्फ्स और एल्स के बीच थोड़ा झगड़ा चल रहा है, इस बात को लेके कि उस डंजन का मालिक कौन होगा। कुछ लोग लाइन तोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। लाइट तुरंत समझ जाता है कि उनका लीडर ताकतवर है। आगे खड़े बच्चे सोचते हैं कि क्या कुछ बोले, लेकिन लाइट खुद उन्हें टोक देता है। लीडर को यकीन नहीं होता है कि एक इंसान उससे ऐसे बात कर रहा है। वो उसे सबक सिखाने को तैयार होता है, लेकिन उसका साथी उसे रोक देता है ताकि कोई झमेला ना हो। वो लाइन के पीछे चले जाता है, लेकिन कहते हैं कि वो उन्हें बाद में देख लेगा। बाकी लोग लाइट की तारीफ करते हैं। बच्चे माफी मांगते हैं कि वो कुछ बोल नहीं पाए, लेकिन लाइट कहता है कि कोई बात नहीं। बच्चे पूछते हैं क्या गोल्ड का आर्मर सच में सोने का बना है। नेमोमो बताते हैं कि वो सिर्फ पेंट है क्योंकि असली सोना इतना मुलायम होता है कि उससे आर्मर नहीं बन सकता। बच्चों को लगता है कि ये शायद उनका पहला डंजन रेड है। लाइट हैरान होता है कि उन्हें कैसे पता चला। वो बताते हैं कि यहाँ के फ्लोर्स आमतौर पर बड़े होते हैं, इसलिए लोग रात भर कैंप करने के लिए अपने साथ जरूरी सामान लाते हैं। पर लाइट के टीम के पास तो कुछ भी नहीं है। आखिर में वो डंजन के अंदर पहुँच जाता है और सोचता है कि अंदर क्या मिलेगा, क्योंकि वो पहले कभी दूसरे डंजन में नहीं गए। लाइट अपने कार्ड यूज करता है ताकि वो लोग उड़कर जल्दी से अगले फ्लोर तक पहुँच सके। इसी बीच हम एल्फ काइतो को
देखते हैं जो ऑर्क्स के एक झुंड को मार रहा होता है। वो अभी भी गुस्से में है क्योंकि लाइट ने उसका अपमान किया था। वो बताता है कि वो एल्वन किंगडम का सबसे पावरफुल टीम व्हाइट नाइट्स का मेंबर था और उसमें मास्टर का खून है। उसका साथी यानाग उसे शांत करने की कोशिश करता है और कहता है कि उन्हें तीसरे फ्लोर तक पहुंचना है, लेकिन काइतो सोचता है कि लोग उसके लेवल की वजह से उसे नीचा समझता है। वो बताता है कि उसका लेवल 1500 पर अटक गया है। उसे लगता है कि मास्टर का खून होने के बावजूद उसे और ताकतवर होना चाहिए था। यानाग वादा करता है कि वो उसकी मदद करेगा, लेकिन काइतो सोचता है कि जब उसका काम हो जाएगा तब वो उसे हटा देगा। तीसरे फ्लोर पर मॉन्स्टर्स को हराने के बाद लाइट दूसरों को ऑर्डर देता है कि मैजिक स्टोन्स इकट्ठा करे ताकि उनके पास सबूत हो कि वो वहाँ तक पहुँच गए थे। फिर वो लोग बाहर की तरफ निकलने लगते हैं, लेकिन तभी उन्हें दिखाई देता है कि वो बच्चे गॉब्लिन से लड़ रहे हैं। बच्चे गॉब्लिन्स को हरा देते हैं, लेकिन अचानक लाइट वहाँ आ जाता है और वो देखते हैं कि उसने एक सांप को उनके एक दोस्त पर अटैक करने से रोक दिया। इसीलिए वो उसे फिर से शुक्रिया बोलता है। नेमोमो को किसी के आने का एहसास होता है और अचानक जंगल से भेड़ियों का एक झुंड निकल आता है। बच्चे भागने लगते हैं, लेकिन भेड़िए उनके पास से सीधा निकल जाता है। तब उन्हें समझ आता है कि कोई और चीज आ रही थी और एक जायंट साइट मैंटिस सामने आ जाता है। बच्चों का लीडर एलियो कहता है कि उन्हें यहाँ से भागना चाहिए क्योंकि उनके पास जीतने का कोई चांस नहीं है, लेकिन लाइट कहता है कि वो लोग इसे संभाल लेंगे। मैंटिस उनकी तरफ हमला करता है। एलियो घबरा जाता है, लेकिन गोल्ड सीधा आगे बढ़ता है और उसके अटैक्स डिफ्लेक्ट कर देता है। फिर उसे एहसास होता है कि वो उस पर खरोच तक नहीं लगा पा रहा। नेमोमो उसका मजाक उड़ाते हैं कि वो कितना कमजोर है। लाइट एक फायर एरो समन करता है, लेकिन मैंटिस उसे पलटकर वापस भेज देता है। एलियो सोचता है सब खत्म हो गया और अपनी बहन मिया से कहता है कि उनकी मदद करने के लिए अपना जादू इस्तेमाल करे, लेकिन मिया हैरान होकर खड़ी रहती है क्योंकि लाइट ने बिना मंत्र पढ़े एक कॉम्बैट क्लास का स्पेल कास्ट किया था। दूसरे बच्चे सोचते हैं कि उन्हें भी मदद करनी चाहिए, लेकिन गोल्ड उन्हें कहता है कि बस देखो और सीखो। मैंटिस पीछे से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन गोल्ड अपनी शील्ड उसके हाथ पर जोर से मारता है और उसका हाथ टूट जाता है। वो कहता है कि सही वक्त पर काउंटर करने से शील्ड भी एक हथियार बन जाता है। फिर वो मैंटिस का एक पैर काट देता है और बच्चों को समझाता है कि लड़ाई जीतने के लिए कॉन्फिडेंस और स्किल्स होना जरूरी है। तब बच्चे समझ जाते हैं कि वो बहुत ताकतवर है। लाइट फिर से फायर एरो समन करता है। मैंटिस उन्हें डिफ्लेक्ट करता है, लेकिन लाइट उन एरोस पर कंट्रोल कर लेता है और वो पीछे से मैंटिस को लगता है। मिया हैरान हो जाते हैं कि वो एक साथ 30 एरोस कंट्रोल कर सकता है। फिर वो मैंटिस का दूसरा हाथ भी उड़ा देता है और मैंटिस भागने लगता है। लाइट समझ जाता है कि मैंटिस उससे ज्यादा होशियार है क्योंकि वो समझ गया कब भागना है, लेकिन लाइट एक आग की दीवार बनाकर उसका रास्ता ब्लॉक कर देता है। मिया को यकीन नहीं होता कि उसने टैक्टिकल क्लास स्पेल भी बिना मंत्र पढ़े कास्ट कर दिया। गोल मैंटिस से कहता है कि वो बच नहीं सकता, लेकिन मैंटिस अपने पंख निकलकर उड़ने लगता है। नेमोमो उसके पीछे जंप करते हैं और उसे एक ही बार में खत्म कर देते हैं। गोल्ड उसे डांटने लगता है कि अब वो उसके शरीर के हिस्सों को बेच नहीं सकते क्योंकि उसने सब खराब कर दिया। नेमोमो को समझ आता है कि उससे गलती हो गई, लेकिन बच्चे उनकी तारीफ करते हैं कि उन्होंने इतने बड़े मैंटिस को हरा दिया। तब एक लड़का एक मैजिक स्टोन ढूंढ लेता है। लाइट कहता है कि इसे गिल्ड में जमा करके वो अपना रैंक बढ़ा सकता है। एलियो पूछता है कि क्या उनकी पार्टी फेमस है। सोचता है शायद वो ऐसे रंग एडवेंचरर्स है। बच्चे यकीन नहीं कर पाते क्योंकि उन्होंने अभी जायंट मैंटिस को हरा दिया था। मिया एक वाटर बॉल समन करते हैं और नेमोमो और लाइट उससे हाथ धो लेते हैं। लाइट उसका शुक्रिया करता है कि उसने जादू यूज करके उन्हें साफ होने में हेल्प की। एलियो कहता है कि वो उन पर एहसानमंद है और उन्हें उनके कैंप में रात गुजारने के लिए इनवाइट करता है क्योंकि मिया मैजिक के बारे में बात करना चाहती है। डिनर के दौरान मिया बताती है कि वो बिना मंत्र पर एक स्पेल कास्ट नहीं कर सकते, लेकिन एलियो को समझ नहीं आता कि इसमें इतना खास क्या है। तब मिया समझाती है कि स्पेल्स 3 प्रकार के होते हैं। कॉम्बैट स्पेल्स एक सिंगल टारगेट को हिट करने के लिए बनाए गए होते हैं। टैक्टिकल स्पेल्स किसी झुंड पर इस्तेमाल करने के लिए होता है, जैसे मान लो फायर ब्लास्ट। तीसरी क्लास स्ट्रेटेजिक स्पेल्स होती है जो पूरी दुनिया को इफेक्ट कर सकती है, लेकिन उन्हें कास्ट करने के लिए जादूगरों का एक पूरा ग्रुप चाहिए होता है। मिया बताती है कि दूसरी जातियों के लोग ऐसे एडवांस स्पेल्स आसानी से कास्ट कर सकते हैं, लेकिन इंसानों के लिए जादू इस्तेमाल करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए वो हैरान है कि लाइट ने इतना हाई लेवल स्पेल कास्ट कर दिया था और वो भी बिना मंत्र पढ़े। एलियो से शांत होने को कहता है और मानता है कि उसे मैजिक के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन वो समझ सकता है कि लाइट एक अच्छा इंसान है। वो कहता है कि मिया इतनी टैलेंटेड है कि उसे डुचेस एकेडमी ऑफ मैजिक क्राफ्ट में एडमिशन मिल सकता है, मतलब उनके देश का एक बहुत बड़ा स्कूल जहाँ जादू वगैरह सिखाता है। लाइट डुचेस का नाम सुनकर पहचान लेता है कि वही स्कूल है जिसको सब जातियों के लोगों ने मिलकर बनाया था, लेकिन एलियो बताता है कि एक हादसे में उनके माँ बाप मर गए थे, इसीलिए मिया एकेडमी ज्वाइन नहीं कर पाई। तब उन्होंने अपने दोस्त कीमड़ा और वर्दी के साथ ये पार्टी बनाई ताकि ऐसे एडवेंचर्स पे जाके वो लोग अपना गुजारा कर सके। एलियो कहता है कि उसका सपना है इतना पैसा कमाना कि वो मिया को एकेडमी भेज सके। उसके दोस्त कहते हैं कि उनका भी वही सपना है, लेकिन मिया उन्हें कहते हैं कि कोई पागलपन मत करे क्योंकि उसे उनके साथ समय बिताना पसंद है। लाइफ कहता है कि वो लोग जरूर कामयाब होंगे क्योंकि उसे पता है कि मिया कितनी टैलेंटेड है। एलियो जानना चाहता है कि वो लोग एडवेंचर क्यों बने, तो लाइट बताता है कि उसके माँ बाप आग में जलकर मर गए थे। नेमोमो आगे बताते हैं कि उसके पूरे शरीर पर जलने के निशान है, इसीलिए वो लोग एक ऐसी दवाई ढूंढ रहे हैं जो उसे हील कर सके। लाइट की पार्टी गिल्ड वापस आते
देखते हैं और रिसेप्शनिस्ट इतने सारे मैजिक स्टोन्स देखकर खुश हो जाती है। दूसरे एडवेंचरर्स उन्हें पहचान लेते हैं कि ये वही पार्टी है जिन्होंने जायंट साइट मैंटिस को हराया था। लाइट मैजिक स्टोन एक्सचेंज करना चाहता है। रिसेप्शनिस्ट कहते हैं कि इसमें थोड़ा टाइम लगेगा और तब तक वो उन्हें एक अच्छा खाना ऑफर करते हैं। बाद में वो शहर में घूमते हैं और दो एडवेंचरर्स उनके पास आते हैं और पूछते हैं कि क्या वो ब्लैक मॉटली है। लाइट को समझ नहीं आता कि वो क्या कह रहे हैं। तब वो बताते हैं कि शहर में सब उन्हें इसी नाम से बुलाते हैं। वो अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, सुवेलिन और गिलबर्ट, और कहते हैं कि वो कोई मुसीबत खड़ी नहीं करना चाहता। उन्हें पता है कि लाइट की पार्टी ने मैंटिस को हराया और 5th फ्लोर तक पहुंच गए। वो कहते हैं कि लोग उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि वो साबित कर सकता है कि इंसान भी दूसरी जातियों से कम नहीं है। तभी उनके बाकी मेंबर्स उन्हें बुलाते हैं और वो लाइट को बाय बोलकर चले जाते हैं। लाइट की पार्टी उड़ते हुए जा रही होती है, लेकिन वो नीचे बच्चों को देख लेते हैं, इसीलिए उनसे बात करने का फैसला करते हैं। मिया लाइट को शुक्रिया के तौर पर एक दवाई देती है जो उसके घाव ठीक करने में मदद करेंगे। लाइट इस प्यारे से तोहफे के लिए उसे शुक्रिया बोलता है, लेकिन सोचता है कि उसे भी बदले में कुछ देना चाहिए और वो उसे एक ब्रेसलेट देता है। मिया तुरंत उसे पहन लेते हैं और कहते हैं कि वो इसे हमेशा संभाल कर रखेगी। बाद में नेमोमो लाइट से पूछते हैं कि उसने मिया को वो ब्रेसलेट क्यों दिया जो एक लेजेंडरी आइटम है, क्योंकि उसने बस एक दवाई तो दिया था। गोल कहता है कि वो उसके लिए परफेक्ट है क्योंकि वो हर एक ख्वाहिश पूरी होने देता है। वो लाइट की तारीफ करता है कि उसने उसे वही दिया जो उसे जरूरत थी। वो 5th फ्लोर पर पहुंचता है जो बर्फ से थका होता है। लाइट अपने दोस्तों को कहता है कि उन्हें जितना चाहिए उतने मॉन्स्टर्स का शिकार करे। फिर वो टेलीपोर्ट हो जाता है। वो महल में वापस आता है जहाँ लड़कियाँ उसका स्वागत करती है। मैं पूछते हैं कि क्या उसका मिशन ठीक चल रहा है। लाइट कहता है कि वो एडवेंचर के रूप में मजे कर रहा है और उसने अच्छे लोगों से मुलाकात भी की। वो एली से उनके बदला लेने वाले प्लान के बारे में पूछता है। एली बताते हैं कि वो लगभग तैयार है और लाइट उसकी तारीफ करता है। वो मे को महल की देखभाल करने का ऑर्डर देता है और यूकी को एंशिएंट फॉरेस्ट को जांच करने का जिम्मेदारी देता है। नाजुना पूछते हैं कि उसे क्या करना चाहिए। लाइट जानता है कि वो बच्ची टाइप की है, इसीलिए वो कहता है कि जब तक वो बाहर है तब तक सबकी सुरक्षा का ध्यान रखे क्योंकि पता नहीं कब कोई ताकतवर दुश्मन आ जाए। तीसरे फ्लोर पर सुबेलिन और गिलबर्ट बात कर रहे होते हैं ब्लैक मॉटली के बारे में। वो सोचते हैं लाइट शायद कोई लेजेंडरी हीरो है क्योंकि वो बिना मंत्र पढ़े एकदम हाई लेवल स्पेल कास्ट कर सकता है। सुबेलिन कहता है कि उन्हें उसकी जरूरत है ताकि वो साबित कर सके कि इंसान भी दूसरे जातियों से कम नहीं है। फिर वो कहता है कि उसे हल्का होने जाना है और गिलबर्ट को पहरा देने को कहता है। जब वो वापस आता है तो देखता है कि गिलबर्ट और बाकी लोगों को काइतो ने मार दिया है, जो कहता है कि उसे इंसानों से सख्त नफरत है। सुबेलिन समझ जाता है कि वो काइतो को हरा नहीं सकता, इसीलिए स्मोक ग्रेनेड इस्तेमाल करके वो भाग जाता है, लेकिन फिर भी उस पर हमला होता है और वो जमीन पर गिर जाता है। उसे एहसास होता है कि काइतो ने उसे पकड़ लिया क्योंकि वो हवा में उड़ रहा होता है। याना उसे बेहोश कर देता है, लेकिन काइतो से पूछता है कि उसने बाकी इंसानों को क्यों मार दिया जबकि उन्हें एक्सपेरिमेंट के लिए यूज किया जा सकता था। काइतो वादा करता है कि अगली बार ज्यादा सावधान रहेगा। याना कहता है कि सबसे कमजोर इंसान भी एक्सपेरिमेंट के लिए काम आ सकता है। यहाँ गिल में नेमोमो रिसेप्शनिस्ट से कहते हैं कि लाइट का रैंक बढ़ाया जाए क्योंकि उसकी बराबरी का कोई भी नहीं है, लेकिन रिसेप्शनिस्ट कहते हैं कि वो ऐसा नहीं कर सकते। वो बताते हैं कि उन्होंने पहले ही उसे सीधा डी रैंक तक प्रमोट किया है, लेकिन नियमों के कारण उसे अभी के लिए और ऊपर नहीं बढ़ाया जा सकता। नेमोमो गुस्सा हो जाते हैं। रिसेप्शनिस्ट समझाते हैं कि अभी उसके पास एडवेंचर के रूप में एक्सपीरियंस कम है, लेकिन हाँ अगर वो कोई बहुत बड़ी चीज हासिल कर दिखाए तो शायद उसका रैंक बढ़ाया जा सकता है। उस शाम लाइट एक क्वेस्ट देखता है जो एडवेंचरर किलर के बारे में होते हैं। वो सोचता है कि अगर वो इस मिशन को पूरा कर ले तो उसका रैंक बढ़ जाएगा, लेकिन लाइट बताता है कि अभी तक किसी ने भी उस किलर को नहीं देखा है। वो सोचता है कि किलर को ट्रैक कैसे करे, लेकिन अचानक उन्हें किसी चीज के पास आने का एहसास होता है, इसीलिए वो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। उनके ऊपर एक पोर्टल खुलता है, लेकिन वो हैरान हो जाते हैं जब देखते हैं कि वो मिया है जो बुरी तरह से घायल लग रही है और उसका ब्रेसलेट भी टूट गया होता है। लाइट अपनी मैजिक से उसे हील करता है और पूछता है कि उसके साथ क्या हुआ। फिर वो अपने हिप्नोसिस स्किल यूज करके उसके यादें देखने लगता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि बच्चे कुछ एडवेंचर से बात कर रहे होते हैं जो उन्हें उस किलर के बारे में चेतावनी देते हैं। वो बताते हैं कि किलर अलग अलग तरह के स्पेल्स भी इस्तेमाल कर सकता है। मिया समझ जाते हैं कि वो लोग उसका सामना नहीं कर सकते। एडवेंचरर्स डंजन छोड़ने की तैयारी करते हैं और बच्चों को भी तुरंत निकलने को कहता है। एलियो उनकी बात मानने का फैसला करता है और बच्चे वापस जाने लगते हैं, लेकिन वो महसूस करते हैं कि वो सब काफी थक चुके हैं, इसीलिए वो थोड़ी देर आराम करने का फैसला करते हैं। तभी काइतो और यानक अचानक सामने आ जाता है। यानक पूछता है कि क्या उन्हें मदद चाहिए और बच्चे सोचता है कि वो उन पर भरोसा कर सकते हैं क्योंकि वो पहले मिल चुके हैं। वो बताते हैं कि वो डंजन छोड़ना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने सुना है कि एक किलर वहाँ मौजूद है। काइतो समझ जाता है कि सबको उसके कारनामों के बारे में पता चल चुका है। फिर वो खुद रिवील करता है कि वो ही वो एडवेंचर किलर है जिसके बारे में सब बात कर रहे हैं। बच्चे घबरा जाते हैं। लड़के मिया को भागने को कहते हैं जबकि वो उसका सामना करेंगे। वो अटैक करते हैं। काइतो अपने स्वॉर्ड से उन पर हमला करता है, लेकिन वर्दी हार नहीं मानता और मिया को अपनी जान बचा के भागने को कहता है। गिमरा वापस उठकर वर्दी के साथ दोबारा हमला करता है, लेकिन काइतो दोनों को काट देता है। मिया चीख पड़ती है जब वो दोनों जमीन पर गिरते हैं। याना काइतो से कहता है कि वो उन्हें एक्सपेरिमेंट
एक्सपेरिमेंट के लिए यूज कर सकता था। लेकिन काइतो कहता है कि अगर कमजोर लोग उससे लड़ने की कोशिश करते हैं तो वो उन्हें काट देता है। याना कहता है कि मिया को तो कम से कम जिंदा रखे, लेकिन काइतो कहता है कि पहले वो उससे थोड़ा मजाक करेगा। याना उसे याद दिलाता है कि उसे मारना नहीं है, बाकी जो करना है करो। मिया उसे दूर रहने को कहते हैं, लेकिन काइतो कहता है अरे डरो मत, तुम्हें तो गर्व महसूस करना चाहिए कि मेरे जैसा एक लेजेंडरी हीरो तुम्हें इस्तेमाल करने वाला है। एलियो वापस उठकर मिया को भागने को कहता है। याना को वो मजेदार लगता है और काइतो से कहता है कि उसे जिंदा पकड़े। एलियो तैयार हो जाता है अपनी जान दाव पर लगाने के लिए। मिया समझ जाते हैं कि उसका भाई अपनी जान दाव पर लगा रहा है और वो रोते हुए भागने लगते हैं। याना काइतो को कहता है कि उसका पीछा करे, लेकिन एलियो उसे रोकने की कोशिश करता है। काइतो उसे धक्का देकर पीछे गिरा देता है, लेकिन एलियो हार मानने को तैयार नहीं होता। याना काइतो को बार बार याद दिलाता है कि उसे मारना नहीं है, लेकिन काइतो कहता है कि इंसानों को पकड़ने से ज्यादा आसान उन्हें मारना होता है। एलियो को गोल्ड की सिखाई हुई बात याद आती है कि लड़ाई जीतने के लिए कॉन्फिडेंस और स्किल्स होना जरूरी है। वो एक प्लान बनाता है और अपना तलवार फेंक देता है। काइतो मुश्किल से बचता है, लेकिन एलियो अपने शील्ड से उसे जोर से मारता है और काइतो गिर जाता है। काइतो को यकीन नहीं होता कि उसे एक बच्चे ने गिरा दिया। एलियो उसे लूजर कहता है, जिससे काइतो गुस्से से पागल हो जाता है और एक ब्लेड समन करके एलियो को मारने की कोशिश करता है। यानक उसे रोकता है और याद दिलाता है कि उन्हें मिया को पकड़ना है ताकि गिल्ड को उनके बारे में पता न चले कि वो लोग ही किलर्स है। मिया जंगल तक पहुंच जाते हैं, लेकिन काइतो की ब्लेड उसका रास्ता रोक देते हैं। वो समझ जाते हैं कि अब उसका खेल खत्म है। वो कहता है कि इंसान उसका मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन मिया हार नहीं मानते क्योंकि लड़कों ने अपनी जान देकर उसे प्रोटेक्ट किया। वो बर्फ की तलवारें समन करके अटैक करते हैं, लेकिन काइतो आसानी से उन्हें तोड़ देता है। फिर वो भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन काइतो उसे जमीन पर गिरा देता है और कहता है कि हार मान ले। मिया कहते हैं कि वो सिर्फ एक लूजर है जो कमजोर लोगों को टारगेट करता है। ये सुनकर काइतो और ज्यादा गुस्से में आ जाता है। उसे याद आता है कि कैसे दूसरे एल्स पे उसे बेकार समझते थे, कहते थे कि वो कुछ खास नहीं है और सिर्फ कमजोर लोगों को तंग करता है ताकि खुद को बेहतर महसूस करे। वो अपना होश खो देता है और मिया को मारने की तैयारी करता है, लेकिन मिया मन में सोचने लगते हैं कि अगर किसी तरह वो लाइट तक पहुंच पाए तो वो बच जाएगी, और तभी उसका ब्रेसलेट एक्टिवेट हो जाता है। अब लाइट को पता चल जाता है कि सब कुछ क्या हुआ था, इसलिए वो काइतो को रोकने का फैसला करता है। यानक एलियो को हील करता है क्योंकि वो चाहता है कि एलियो जिंदा रहे ताकि वो उस पे एक्सपेरिमेंट कर सके, लेकिन काइतो बताता है कि मिया भाग गए। यानक को यकीन नहीं होता कि काइतो एक बच्ची को पकड़ नहीं पाया। काइतो समझाता है कि वो अचानक गायब हो गए और शायद उसने टेलीपोर्टेशन आइटम वगैरह कुछ यूज किया होगा। यानक समझ जाता है कि वो लोग मुश्किल में है क्योंकि अब सबको पता चल जाएगा कि वो ही क्रिमिनल्स है। उसे लगता है कि एल्फ किंगडम को भी पता चल जाएगा कि काइतो ने उनका ग्रैंडियस तलवार चुरा लिया है और फिर वो व्हाइट नाइट्स को भेजेंगे उसे पकड़ने के लिए। यानक बताता है कि व्हाइट नाइट्स के कैप्टन का लेवल 3000 है और उसके मेंबर्स 2000 लेवल के आसपास है और उनके पास ऐसे हथियार भी हैं जो ग्रैंडियस का मुकाबला कर सकते हैं। काइतो को लगता है कि वो बुरी तरह फंस गया है, लेकिन यानक कहता है कि अगर वो अपना एक्सपेरिमेंट कंप्लीट कर ले तो काइतो अपनी लिमिट को पार कर सकता है और व्हाइट नाइट्स को हरा सकता है। वो लोग निकलने के लिए तैयारी करते हैं, तभी लाइट अचानक उनके सामने आ जाता है। काइतो हैरान होता है कि वो उसके इतने करीब कैसे आ गया बिना पता चले। लाइट देख लेता है कि गिमरा और वर्दी मर चुके हैं, लेकिन गोल बताता है कि एलियो भी जिंदा है। लाइट तुरंत अपनी मैजिक से उसे हील करता है। वो उनका बदला लेना चाहता है क्योंकि उसे पता है कि वो अच्छे लोग थे। यानक और काइतो उसे समझाने की कोशिश करता है कि उन्होंने लड़कों को नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन लाइट कहता है कि उसे सब पता है मिया की वजह से। वो उन्हें कहता है कि चिंता न करे क्योंकि उसने अभी तक उनकी शिकायत गिल में नहीं की। काइतो हंसने लगता है, सोचता है कि अगर वो लाइट को मार दे तो वो लोग बच जाएंगे, लेकिन लाइट समझाता है कि उसने गिल को इसलिए इन्फॉर्म नहीं किया क्योंकि वो उन्हें खुद सजा देना चाहता है। वो कहता है कि पहले उन्हें तकलीफ देगा और फिर उन्हें मारेगा। वो गोल्ड और नेमोमो को कहता है कि इसमें दखल ना दे और धीरे धीरे काइतो की तरफ चलने लगता है। काइतो उसे नीचा समझता है क्योंकि वो सिर्फ एक इंसान है। काइतो उस पर हमला करता है, लेकिन लाइट आसानी से उसका अटैक ब्लॉक कर देता है और पूछता है कि क्या वो इतना ही कर सकता है। काइतो गुस्से में आकर लगातार अपनी तलवार चलाता रहता है, लेकिन वो लाइट को एक खरोच तक नहीं लगा पाता। यानक को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि काइतो एक इंसान को हरा नहीं पा रहा। वो अपने पूरी ताकत से हमला करता है, लेकिन लाइट उसका अटैक ब्लॉक करके उसे एक ही मुक्के में दूर फेंक देता है और काइतो को थोड़ा उकसाता है, भाई तुम्हें और मेहनत करनी होगी यार, वरना ऐसे तो तुम जल्दी मारे जाओगे। टेंशन मत लो, मैं अपनी पावर्स यूज नहीं करूंगा ताकि तुम्हें थोड़ा इजी हो। काइतो बहुत चिढ़ जाता है और ग्रैंडियस की एबिलिटी इस्तेमाल करके एलिमेंटल ब्लेड समन करता है और सबको लाइट पर हमला कर देता है। लाइट उनसे बचने के लिए दौड़ता है और जंप करता है। काइतो अचानक पीछे से हमला करता है, लेकिन लाइट फिर भी उसे ब्लॉक कर लेता है। काइतो सोचता है कि लाइट शायद एक वॉरियर है जो मेज होने का नाटक कर रहा है क्योंकि सिर्फ वॉरियर से उसके साथ बराबरी कर सकते हैं, लेकिन लाइट समझाता है कि वो सच में एक मेज है यार, और यकीन दिलाने के लिए वो आइस स्वॉर्ड समन करता है। काइतो हैरान हो जाता है क्योंकि लाइट बिना मंत्र पढ़े स्पेल कास्ट कर रहा है। काइतो अपनी ब्लेड्स लाइट पर फेंकता है, लेकिन लाइट उन्हें अपनी आइस स्वॉर्ड से तबाह कर देता है। यानक भी हैरान हो जाता है कि लाइट ने ग्रैंडियस के क्लोन्स को सिर्फ अपने मैजिक से तबाह कर दिया। काइतो समझ जाता है कि लाइट की मैजिक पावर अलग ही लेवल की है,
इसलिए वो हर तरफ से हमला करता है, लेकिन लाइट खुद को बर्फ से खेल लेता है। काइतो और यानाक दोनों सोचते हैं कि कभी किसी ने आइस स्वर्ड्स को बैरियर की तरह यूज नहीं किया। लाइट लगातार काइतो का मजाक उड़ाता रहता है और काइतो को यकीन नहीं होता कि वो एक इंसान से हार रहा है। वो कहता है कि ग्रांडियस सबसे ताकतवर तलवार है क्योंकि उसे ये मास्टर ने दिया था। सब लोग ये सुनकर हैरान हो जाते हैं। लाइट पूछता है कि उसे मास्टर के बारे में कैसे पता। काइतो बताता है कि वो मास्टर के खून से ही पैदा हुआ है और इसीलिए वो इंसानों से कई गुना ताकतवर है क्योंकि वो भी एक सब मास्टर है। लेकिन लाइट को समझ नहीं आता कि वो क्या कह रहा है। लाइट अपने साथियों को बताता है कि उसने फैसला कर लिया है कि काइतो और यानाक को महल ले जाएगा ताकि उनसे जानकारी निकाल सके। नेमोमो और गोल्ड यानाक को पकड़ने की तैयारी करते हैं। यानाक कहता है कि उसे लड़ना नहीं आता, लेकिन तभी उसके नौकर मॉन्स्टर में बदल जाता है। वो बताता है कि वो इंसानों को मॉन्स्टर्स में बदलने की एक्सपेरिमेंट कर रहा था। लाइट उनमें से एक को पहचान लेता है, वो सुवेलिन है। यानाक मानता है कि अलग अलग जातियों को कंबाइन करके ही कोई अपने लिमिट को पार कर सकता है और इसीलिए वो इंसानों का शिकार कर रहा था अपने इस एक्सपेरिमेंट को कामयाब बनाने के लिए। लाइट नेमोमो और गोल्ड को ऑर्डर देता है कि उन मॉन्स्टर्स को मारकर उन्हें मुक्ति दे। वो उन्हें काट देते हैं, लेकिन यानाक कहता है कि ये खत्म नहीं हुआ। तभी वो मॉन्स्टर तुरंत हील होने लगते हैं। नेमोमो और गोल्ड को उन्हें मारने में मुश्किल होती है क्योंकि उनके अटैक्स का कोई असर नहीं हो रहा। यानाक उन्हें हार मानने को कहता है, लेकिन वो सीरियस हो जाता है और अपनी असली ताकत रिलीज करता है। वो अपने स्पेशल स्किल से उन मॉन्स्टर पर हमला करता है। यानाक सोचता है कि इतना काफी नहीं होगा, लेकिन फिर वो देखता है कि मॉन्स्टर्स अब हील नहीं कर पा रहे। वो घबरा जाता है। तभी नेमोमो उसके अखरोट तोड़ देता है और वो दर्द से बेहोश हो जाता है। लाइट अपने आइस स्वॉर्ड से काइतो पर भारी पड़ने लगता है और पूछता है, काइतो क्या तुम्हें लड़ने में डर लग रहा है? काइतो को याद आता है कि एलियो ने उसे लूजर कहा था। वो गुस्से में आ जाता है और फैसला करता है कि वो सबको गलत साबित करेगा। वो ग्रांडियस का अल्टीमेट फॉर्म रिलीज करता है और लाइट पर हमला करता है। लाइट जम करके बच आता है और समझ आता है कि ग्रांडियस एक जादुई चाबुक की तरह काम कर रहा है। लाइट मानता है कि ये तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन उसे हराने के लिए काफी नहीं है। काइतो बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अगर एक भी अटैक उसे लगा तो लाइट बच नहीं पाएगा। तब लाइट रुक जाता है। अच्छा, तो मतलब मैं एक ही अटैक में मारा जाऊंगा? ठीक है, करो, अपनी पूरी ताकत से हमला करो। काइतो अपनी पूरी जान लगा देता है उस हमले में, लेकिन लाइट का एक बाल भी बाका नहीं होता। लाइट उसे कहता है, अरे करो करो, थोड़ा और कोशिश करो, क्या पता मैं मर जाऊं। काइतो पागलों की तरह हमला करता रहता है, लेकिन लाइट उसे लात मारकर दूर फेंक देता है और कहता है कि वो उसे अभी नहीं मारेगा क्योंकि वो उससे कुछ सवाल पूछना चाहता है। काइतो दया की भीख मांगता है, लेकिन लाइट उसे भद्दा लूजर कहता है और बोलता है कि वो हीरो कहने के लायक नहीं है क्योंकि असली हीरोज कभी हार नहीं मानते और मुश्किल हालातों में भी लड़ते रहते हैं। पर ठीक है, चलो मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूँ। अगर तुमने मुझे खरोच भी लगा दिया तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। लेकिन काइतो की इतनी हवा टाइट हो चुकी होती है कि वो भागने लगता है। लाइट अपना सोलर बीम काइतो पर मारता है। काइतो दर्द से तड़पता है और लाइट कहता है कि मिया सही थी, वो सिर्फ एक लूजर है। लाइट फैसला करता है कि घिमड़ा और वर्दी को उसके महल में दफनाया जाएगा क्योंकि ये जगह मॉन्स्टर से भरी हुई है। काइतो और यानाक सोचते रहते हैं कि अब उनके साथ क्या होने वाला है, तो लाइट उनसे कहता है कि वो दोनों उसके साथ आ रहे हैं। वो अपने टेलीपोर्टेशन स्पेल इस्तेमाल करके सबको महल ले जाता है और काइतो और यानाक को बताता है कि ये जगह एबिस डंजन के सबसे गहरे हिस्से में है। लेकिन वो हैरान होता है कि लाइट ने उन्हें यहाँ क्यों लाया। नेमोमो बताते हैं कि लाइट यही रहता है। वो दोनों यकीन नहीं कर पाते कि वो दुनिया के सबसे खतरनाक डंजन में रह रहा है, लेकिन नेमोमो उन्हें चुप रहने को कहते हैं। लड़कियां लाइट का स्वागत करते हैं और काइतो और यानाक के बारे में पूछते हैं। लाइट बताता है कि ये दोनों बहुत ही मशहूर क्रिमिनल्स है जो लोगों को अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए मारते हैं, पर इन लोगों को यहाँ इसीलिए लाया गया क्योंकि इन्हें मास्टर के बारे में कुछ पता है। लड़कियां उनसे पूछताछ करने के लिए एक्साइटेड हो जाते हैं, लेकिन लाइट बताता है कि जब तक उनसे सब कुछ पता न चल जाए तब तक उन्हें मारे ना। वो नेमोमो को ऑर्डर देते हैं कि उसकी मदद करे जिमरा और वर्डी को दफनाने में। काइतो और यानाक फिर से दया के लिए भीख मांगते हैं, लेकिन लाइट उन्हें याद दिलाता है कि उन्होंने इंसानों पर कितना अत्याचार किया था। वो कहता है कि जिस तरह उन्होंने लोगों के साथ बर्ताव किया उसके बाद वो माफी के लायक नहीं है। उसके बाद मिया एक होटल में होश में आते हैं। वो पूछते हैं कि लड़कों के साथ क्या हुआ। लाइट बताता है कि वो एलियो को तो बचा पाए, लेकिन गिमरा और वर्दी बच नहीं पाए। वो कहता है कि वो उनकी बॉडीज वापस नहीं ला सके, लेकिन आखिरी निशानी के तौर पर वो उनके बाल उसे देता है। मिया रो पड़ते हैं और लाइट ने जो कुछ भी उसके लिए किया वो शुक्रगुजार होते हैं। अगले दिन लाइट गिल्ड वापस जाता है, जहाँ रिसेप्शनिस्ट बताते हैं कि उसे सी क्लास में प्रमोट किया जा रहा है। वो कहता है कि वो उस किलर को पकड़ नहीं पाया, लेकिन रिसेप्शनिस्ट बताते हैं कि कोई बात नहीं क्योंकि उसने काइतो और यानाक के बारे में जरूरी जानकारी दी और 2 बच्चों को भी मरने से बचाया। उस शाम एलियो लाइट को बताता है कि वो कल मिया के साथ जा रहा है। लाइट पूछता है कि आगे का क्या प्लान है। वो बताता है कि वो एडवेंचर वगैरह छोड़कर अपने गाँव वापस जाएंगे। मिया कहते हैं कि वो एकेडमी में एडमिशन लेना छोड़ देंगे और खुद से मैजिक सीखेंगे और लाइट की तरह ताकतवर बनने की कोशिश करेंगे। उन दोनों के जाने के बाद लाइट सोचता है कि वो उन्हें फिर कभी मिलेगा और एक दिन उन्हें गिमरा और वर्दी के पास ले जाएगा जहाँ उन्हें दफनाया गया है। वो नेमोमो और गोल को ऑर्डर देता है कि वो ही रुके, जबकि वो खुद महल वापस जाता है, जहाँ मैं उसे पूछताछ में क्या क्या जानकारी हाथ लगे
एली उनके बारे में बताती है। एली कहते हैं कि उसने अपने फॉर्मिडन मैजिक का इस्तेमाल करके उन दो फर्वों के दिमाग पढ़े। वो बताते हैं कि काइतो के अंदर मास्टर का खून था, इसीलिए वो जल्दी लेवल अप कर सकता था। लाइट फैसला करता है कि उन्हें व्हाइट नाइट के बारे में भी जांच करनी होगी। वो लाइट को दिखाती है कि काइतो और याना का क्या हाल है। लाइट फैसला करता है कि अब उन्हें खत्म करने का वक्त आ गया है। वो एक कार्ड यूज करके मॉन्स्टर समन करता है और वो मॉन्स्टर्स उन्हें जिंदा ही खा जाते हैं। फिर लाइट एली से उनके बदला लेने वाले प्लान के बारे में पूछता है। एली बताते हैं कि अगली बार वो साशा को दबोचने के लिए तैयार है और व्हाइट नाइट्स को पकड़ना उनका पहला काम होगा। एली बताते हैं कि साशा नाइट्स के वाइस कैप्टन से शादी करने वाले हैं। लाइट कहता है कि चलो फिर उसे शादी का एक प्यारा सा तोहफा देते हैं। इसी बीच हम देखते हैं कि साशा अपने होने वाले हस्बैंड मिकाइल के साथ होती है। मिकाइल बताता है कि उसने इंसानों के एक गांव को जलाकर राख कर दिया है और उसे लोगों को अपनी जिंदगी के लिए भीख मांगते देखना पसंद है। साशा भी बताते हैं कि जब उसने लाइट पर तीर चलाया था तब उसे भी मजा आया था। यहाँ लाइट इंतजार कर रहा है साशा को फिर से देखने के लिए ताकि वो उसकी जिंदगी बर्बाद कर सके। हम देखते हैं कि साशा एक गाड़ी में होती है और सोच रही है कि मिकाइल कितना हैंडसम है। उसके मेड उसके लिए खुश है क्योंकि वो जल्दी ही शादी करने वाली है। अचानक गाड़ी रुक जाते हैं और वो देखते हैं कि एक आदमी ने अपना सामान गिरा दिया है और उसका मालिक उसे मारते हुए साफ करने को कहता है। साशा सोचते हैं कि इंसान बेकार होते हैं क्योंकि वो एक भी काम ठीक से नहीं कर सकते। तब वो देखते हैं कि लाइट एक गली में जा रहा है। वो घबरा जाते हैं और उसके पीछे भागते हैं, सोचते हुए कि क्या उसके आंखें धोखा दे रही है क्योंकि वो तो मर चुका था ना। लेकिन वो गायब हो जाता है। साशा सोचते हैं शायद कुछ वहम था, लेकिन फिर वो दीवार पर एक नोट देखती है जिसमें लिखा होता है कि वो टावर पर उसका इंतजार कर रहा है। वो घबरा जाते हैं जब उसे एहसास होता है कि वो जिंदा है। वो डर जाते हैं कि वो उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगा क्योंकि वो तभी नॉवल बने थे जब सबको लगा कि उसने उसे मार दिया। ऊपर से एली उसे देख रहे होते हैं और वो लाइट से कहते हैं कि सब कुछ उस पर छोड़ दे क्योंकि वो वादा करते हैं कि साशा को उस दर्द का एहसास करवाएगी जो उसने लाइट को दिया था। यहाँ हम व्हाइट नाइट्स को एक गार्डन में देखते हैं जहाँ उनके दो मेंबर्स निया और किया एक गेम खेल रहे होते हैं जिसमें वो एक इंसान पर चाकू फेंकते हैं। शारफत एक लड़के सोस्का के साथ वक्त बिता रहा होता है। सोस्का दिखावा करते हैं जैसे वो एंजॉय कर रही है, लेकिन असल में वो बहुत डरी हुई है क्योंकि उसे उस आदमी की चीखें सुनाई दे रही होती है। शारफत उनके कैप्टन हार्डी से बात करता है और काइतो के साथ जो हुआ उसके बारे में बताता है। हार्डी कहता है कि वो इन सब झमेले में नहीं पड़ना चाहता। एक और नाइट मस्त है कहता है कि उन्हें काइतो की जिम्मेदारी लेनी चाहिए क्योंकि वो पहले व्हाइट नाइट का मेंबर था, लेकिन शारफत कहता है कि वो सोस्का के साथ समय बिताना ज्यादा पसंद करेगा। वो आदमी दर्द से चिल्लाता है जब उसे चाकू लगता है तो शारफत निया और किया से कहता है कि वो मूड खराब ना करे, लेकिन वो कहते हैं कि अपने काम से मतलब रखे। मस्त कहते हैं कि इंसान सबसे नीच होते हैं, इसलिए उनके साथ खेलने से अच्छा उन्हें तुरंत खत्म कर देना चाहिए। सब लोग बहस करने लगते हैं, लेकिन हार्डी उन्हें चुप रहने को कहता है और सब तुरंत डर जाता है। वो सबको तमीज से रहने को कहता है और शरफत को ऑर्डर देता है कि उस आदमी को उसकी तकलीफ से मुक्त कर दे, तो वो एक धमाके से उसका सर उड़ा देता है। वो सोस्का को कमरे में वापस जाने को कहता है, जबकि हार्डी बाकी लोगों को बॉडी को हटाने का ऑर्डर देता है। वो शरफत को कहता है कि इंसानों के साथ फ्लर्ट करना बंद करे क्योंकि इससे उनकी इज्जत खराब होती है। इसीलिए वो सोस्का से भी छुटकारा पाना चाहता है क्योंकि वो वैसे भी उसे बोर हो गया था। वो हार्डी से पूछता है कि क्या वो उसे खत्म करना चाहता है, लेकिन हार्डी कहता है कि उसे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उस शाम साशा एक डरावनी आवाज से जाग जाते हैं और देखते हैं कि जंगल में एक बड़ा सा टावर अचानक से खड़ा हो गया है। एली कहती है कि स्टेज लग चुका है। साशा टावर को देखकर सोचते हैं कि शायद लाइट वहाँ उसका इंतजार कर रही है। अगले दिन हम एक गाड़ी देखते हैं जो नौकर बच्चों से भरी हुई है, लेकिन ड्राइवर रुक जाता है जब वो एक मॉन्स्टर को उसकी तरफ आता हुआ देखता है। वो गाड़ी वहीं छोड़कर जान बचाकर भाग जाता है। होटल में एक आदमी अपने कस्टमर्स को बताता है कि उसका खाना खत्म हो गया है क्योंकि जंगल में जो मॉन्स्टर्स दिखाई दिए हैं उन्होंने सारी डिलीवरीज रोक दी है। लोग सोचते हैं कि ये सब उस टावर की वजह से हो रहा है। वो बात करते हैं कि किंगडम की सेना उस टावर की जांच कर रही है, लेकिन उनके पास काफी लोग नहीं है, इसलिए उन्होंने एडवेंचर्स के लिए एक क्वेस्ट दिया है जिसमें टावर के बारे में जानकारी देने पर उन्हें इनाम दिया जाएगा। लेकिन लोग वहाँ जाने से डर रहे हैं क्योंकि टावर के आसपास मॉन्स्टर्स घूम रहे हैं। हम लाइट की पार्टी को देखते हैं जो समझ चुके हैं कि टावर ने काफी हलचल मचा दी है। दो एल्स नेमोमो को अपने ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए बुलाते हैं क्योंकि उन्हें वो क्यूट लगती है। वो कहते हैं कि वो लकी है क्योंकि वो आमतौर पर इंसानों को ज्वाइन करने नहीं देते, लेकिन नेमोमो उन्हें कहते हैं कि दफा हो जाओ इधर से क्योंकि लाइट ही उसका एक लौता मालिक है। लाइट उन्हें कहता है कि उसे अकेला छोड़ दे, लेकिन उनमें से एक उसे मारने की कोशिश करता है। तब लाइट एक थंडर एरो समन करता है उसे रोकने के लिए। सब लोग हैरान हो जाते हैं कि उसने बिना मंत्र पर ही मैजिक यूज कर लिया। वो नेमोमो और गोल के साथ वहाँ से चला जाता है और कहता है कि सब कुछ उसके
के प्लान के मुताबिक चल रहा है। वो उम्मीद करता है कि यूकी और बाकी लोग भी अपना काम सही से कर रहे होंगे। जंगल में हम एक एल्स के ग्रुप को देखते हैं जो एक लड़की को छाड़े की तरह इस्तेमाल कर रहे होते हैं ताकि अगर मॉन्स्टर हमला करे तो वो खुद बचकर निकल सके। लेकिन अचानक एक मॉन्स्टर आ जाता है और सभी एल्स को खत्म कर देता है, जिससे लड़की घबरा जाती है। फिर मॉन्स्टर अचानक वहाँ से चला जाता है और कुछ गुंडे टाइप के लड़के वहाँ आते हैं। लड़के सोचते हैं कि शायद उसे किडनैप कर लिया जाएगा, लेकिन वो उसे हीलिंग पोशन देते हैं। उनका लीडर यूकी को रिपोर्ट करता है कि वो एक और इंसान को बचाने में कामयाब रहे। यूकी खुश होते हैं कि सब प्लान के मुताबिक हो रहा है। एली जानते हैं कि मॉन्स्टर्स को वो ही कंट्रोल कर रही है। यूकी उसे बताते हैं कि सब आराम से चल रहा है, लेकिन एली अभी भी थोड़ी परेशान है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। यूकी उसे कहता है कि ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, उन्हें बस लाइट के ऑर्डर्स को फॉलो करना है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उन्होंने सभी बच्चों को रहने की जगह दी है और इसके लिए लड़की उनका शुक्रिया करती है। उस शाम साशा सोचते हैं कि वो टावर पर जाकर लाइट को खत्म कर देगी, लेकिन उसे लगता है कि वो अकेली नहीं बच पाएगी क्योंकि जंगल में 1000 लेवल के मॉन्स्टर्स हैं। वो जानते हैं कि वो व्हाइट नाइट से मदद नहीं मांग सकते क्योंकि अगर उन्हें पता चल गया कि लाइट जिंदा है तो उसकी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। इसीलिए उसके पास कोई और चारा नहीं बचता और वो अकेले ही टावर की तरफ निकल पड़ती है। अगले दिन एल्फ लोग एक मीटिंग रखते हैं जहाँ एडवाइजर बताता है कि व्हाइट नाइट्स को टावर की तरफ भेजा जाए। वो हार्डी से उसकी राय पूछता है। हार्डी कहता है कि वो इस मिशन के खिलाफ है क्योंकि उनके पास टावर के बारे में सही जानकारी नहीं है, लेकिन एडवाइजर फिर भी देश के सबसे बढ़िया सैनिक वहाँ भेजना चाहता है। क्वीन हार्डी की बात से सहमत होते हैं और सभी लोगों को ऑर्डर देते हैं कि इनाम बढ़ा दिया जाए ताकि एडवेंचरर्स वहाँ जाने की कोशिश करे। मीटिंग के बाद हार्डी क्वीन का शुक्रिया करता है कि उसने उसका सपोर्ट किया और तब पता चलता है कि क्वीन असल में उसकी माँ है। वो उससे कहते हैं कि वो कभी भी उसे खतरे में नहीं डालेंगे और हार्डी सोचता है कि एडवाइजर इस मुसीबत को जल्दी सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि वो अपने लोगों के सामने हीरो बनना चाहता है। हार्डी कहता है कि वो उस पर भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि वो उनके राजनीति को खत्म करने का मौका देख रहा है, लेकिन क्वीन कहते हैं कि जब तक वो दोनों साथ है तब तक कोई खतरा नहीं है। वो कहते हैं कि ये सारी मुसीबत की जड़ वो टावर है और अगर इसे जल्दी सुलझाया नहीं गया तो उनका देश बर्बाद हो सकता है। हार्डी समझ जाता है कि वो एक नए डीमन लॉर्ड के आने की बात कर रही है। वो समझाते हैं कि सभी देश मिलकर एक डीमन लॉर्ड को खत्म किया जा सकता है, लेकिन उसके बाद एक इंसान हीरो के रूप में पैदा होगा जो इंसानों को एल्व्स के लिए खतरा बना देगा। वो सोचते हैं कि उन्हें इंसानों को ही मिटा देना चाहिए, लेकिन हार्डी कहता है कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो पूरी दुनिया उनके खिलाफ हो जाएगी। इसलिए वो सजेस्ट करता है कि या तो हीरो को मार दिया जाए या उसे अपनी तरफ कर लिया जाए। यहाँ एडवेंचरर्स टावर की जांच करने के लिए इकट्ठा होते हैं। जब लाइट अपनी पार्टी के साथ चल रहा होता है तो वो उन एल्व्स को देखता है जो उसे मारना चाहता है। तभी साशा उसकी आवाज सुन लेता है और उसे जानी पहचानी लगते हैं। वो उसे बुलाती है और कहती है कि अपना मास्क हटाओ। लाइट सोचता है कि अभी हमला करने का सही वक्त नहीं है। वो कहता है कि वो अपना मास्क इसलिए पहनता है क्योंकि उसके चेहरे पर जलने के निशान है, लेकिन साशा कहते हैं कि उससे फर्क नहीं पड़ता और खुद मास्क हटा देते हैं। नेमो वो गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन लाइट उसे शांत रहने को कहता है और साशा को अपना निशान दिखाता है। साशा उसका चेहरा देखकर एकदम गंदा महसूस करते हैं और कहते हैं कि उसे छुपा लो। लाइट फिर से अपना मास्क पहन लेता है और साशा कहते हैं कि वो इतना बदसूरत है कि मर जाना ही बेहतर है। हमें पता चलता है कि लाइट ने असल में अपने मास्क से एक इल्यूजन क्रिएट किया था। वो नेमो और गोल का शुक्रिया करता है कि वो बीच में नहीं आए, लेकिन उन्हें साशा का एटीट्यूड बिल्कुल पसंद नहीं आता। उसके बाद लाइट की पार्टी जंगल में दौड़ रहे होते हैं और वही एल्व्स उनका पीछा कर रहे होता है। लाइट उन्हें कहता है कि दूर रहो अगर अपनी जिंदगी प्यारी है तो, लेकिन वो बदला लेना चाहता है। वो अपनी स्पीड बढ़ा देता है और उन्हें पीछे छोड़ देता है। वो उस जगह पहुंचता है जहां उसे अपने दोस्तों से मिलना था, लेकिन वो अभी तक आए नहीं होते। वो वेट करने का फैसला करता है, लेकिन एल्व्स फिर भी उस तक पहुंच जाता है और वो हैरान होता है कि स्पीड बढ़ाने के बाद भी वो उन तक पहुंच ही गए। वो लाइट से कहते हैं कि अगर जीना चाहते हो तो घुटने टेक कर माफी मांगो। तब एक लड़की मेरा अचानक उनके पीछे से आ जाते हैं और कहते हैं कि उन्हें उसके मास्टर से पंगा नहीं लेना चाहिए। वो चीखते हैं जब मेरा अपने मॉन्स्टर हाथों से उन्हें खा जाते हैं। वो कहते हैं कि उनका टेस्ट बहुत खराब है, लेकिन अगर लाइट के लिए हो तो ऐसे कचरे कितने भी खा सकते हैं। गोल्ड और नेमो से देखकर डरते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि उन्हें डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो कभी अपने दोस्तों को कुछ नहीं करेंगे। एक लड़की जिसका नाम आईसीट है अपने ग्रुप के साथ वहाँ आते हैं और लेट होने के लिए माफी मांगते हैं। लाइट उन्हें कहता है कि उन्हें टावर तक ले चले। आईसीट सुजो नाम की लड़की को रास्ता दिखाने को कहते हैं, लेकिन वो बोलती नहीं। उसका बंदूक जिसका नाम लॉक है उसके स्वभाव के लिए माफी मांगता है, लेकिन लाइट कहता है कि कोई बात नहीं, उसे पता है कि वो शर्मिली है। सब लोग उसके पीछे चल पड़ते हैं टावर की तरफ। कोल जैक से बात करता है जो बताता है कि वो सिर्फ लाइट की वजह से यहाँ आया क्योंकि वो उसके छोटे भाई की तरह है। लड़कियां ये सुनकर गुस्सा हो जाते हैं और उसे घूर कर देखते हैं। वो समझाता है कि इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो सब एक ही टीम में है। लाइट सबको शांत रहने को कहता है और बताता है कि वो भी जैक को बड़ा भाई मानता है, इसीलिए गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। वो आइसिस से कहता है कि ये पहली बार है जब उसने उसे गॉन्टलेट्स पहनते हुए देखा। वो बताते हैं कि वो अभी भी मेट के कपड़ों में है क्योंकि मे उसे काम करना सिखा रही है। वो कहते हैं कि इतने टाइम बाद गॉन्टलेट्स पहनकर उसे अजीब सा लग रहा है। मेरा उससे कहते हैं कि वो अपने मेट के कपड़े उतार दे,
लेकिन वो कहते हैं कि वो लाइट के सामने कपड़े नहीं बदलेंगे। लाइट खुश होता है कि वो माहौल हल्का कर पाया। उसे महसूस होता है कि सब लोग फिर से एक दूसरे से बात कर रहे हैं। लेकिन लॉक सुजू से कहता है कि वो सुधर जाए, वरना मेरा उसे खा जाएगी अगर उसने लाइट को सम्मान नहीं दिया। लाइट जानता है कि सुजू सिर्फ और सिर्फ लॉक से ही बात करते हैं क्योंकि वो दूसरों के सामने कंफर्टेबल नहीं होते। लेकिन वो सोचता है कि क्या वो लड़की है क्योंकि उसके कार्ड पर एंड्रोगाइनस लिखा हुआ था। वो लोग टावर तक पहुँचते हैं जहाँ लड़कियाँ लाइट का स्वागत करते हैं। एली कहते हैं कि उन्हें अंदर बात करनी चाहिए। वो उसे अंदर ले जाकर सब कुछ दिखाते हैं और बताते हैं कि उसने अभी तक कुछ एक्टिवेट नहीं किया, लेकिन अंदर का हिस्सा उसके मैजिक और एडवांस टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। लाइट अंदर एक ड्रैगन देखता है और एली बताते हैं कि वो उसका पेट है। वो समझाती है कि उसने उसे समन किया है ताकि वो लोग अपना प्लान एग्जीक्यूट कर सके। लाइट अपने सिंहासन पर बैठता है और एली सबको उनके प्लान के बारे में बताती है। वो कहते हैं कि पहला काम ये है कि साशा को उसकी शादी पर बधाई देना है, उसके हस्बैंड को मारकर, लेकिन इतनी आसानी से नहीं, आराम आराम से मजे लेकर। वो समझाती है कि क्योंकि व्हाइट नाइट्स क्वीन के सबसे ताकतवर वॉरियर्स है, उनके साथ 1v1 किया जाएगा, नहीं फ्री फायर में नहीं, ताकि उनकी असली ताकत देख सके। जब व्हाइट नाइट्स को पकड़ लिया जाएगा तो एल्स का देश कमजोर हो जाएगा और लाइट के लिए मास्टर्स के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा करना आसान हो जाएगा। एली एक शैडो क्रिएट करते हैं और कहते हैं कि इस प्लान के दौरान वो लाइट की जगह लेगा ताकि लाइट आराम से बैठकर सब देख सके। लाइट उसकी तारीफ करता है और कहता है कि उसने कमाल का प्लान बनाया है। एली बताते हैं कि यूकी के मॉन्स्टर्स अब साशा को टावर की तरफ ला रहे हैं जहाँ ड्रैगन उसका स्वागत करेगा। साशा जंगल में एक मॉन्स्टर देखते हैं और जो दो एडवेंचरर उसने हायर किया है वो कहते हैं कि उस ड्रैगन से बचकर रहो क्योंकि वो उसके सामने टिक नहीं सकते। वो चुपके से उससे बचकर निकल जाता है, लेकिन टावर पर ड्रैगन को काट करते हुए देख लेते हैं। वो समझ जाते हैं कि सिर्फ व्हाइट नाइट से उसे हरा सकते हैं, इसलिए वो वापस जाकर उनसे मदद मांगने का फैसला करते हैं। एली जानते हैं कि साशा व्हाइट नाइट्स के साथ वापस आएंगे। वो लाइट से कहते हैं कि शो का मजा ले क्योंकि अब उसके सबसे ताकतवर वॉरियर्स उनसे लड़ने वाले हैं। उस शाम साशा सभी को उन मॉन्स्टर्स के बारे में बताती है जो उसने देखे थे। क्वीन हैरान हो जाते हैं जब उसे पता चलता है कि टावर में एक ड्रैगन भी है। सभी लोग साशा की बात पर यकीन नहीं करते, लेकिन एडवाइजर कहता है कि उन्हें ब्लैक मॉटली से भी ऐसे ही रिपोर्ट मिली है। वो हार्दी से कहता है कि अब इस मसले को सुलझाने का समय आ गया है क्योंकि उन्हें वो जानकारी मिल चुकी है जिसका वो इंतजार कर रहा था। हार्डी वादा करता है कि वो व्हाइट नाइट्स को लीड करेगा, ड्रैगन का सामना करेगा और टावर के राज को सुलझाएगा। इसके बाद साशा एडवाइजर से रिक्वेस्ट करते हैं कि उसे भी नाइट्स के साथ टावर तक जाने दिया जाए। वो कहता है कि उसे जो चाहिए मिलेगा, लेकिन उसे अपने फादर से एक चीज लाना होगा क्योंकि अभी वो जिस लेवल पर है वो नाइट्स के लिए बोझ बन सकते हैं। इसलिए वो जाने से पहले अपने फादर से बात करते हैं। अगले दिन हार्दी नाइट्स को कहता है कि प्लान के मुताबिक चले ताकि वो जल्दी टावर तक पहुंच सके, लेकिन शरफत सोचता है कि साशा सिर्फ उनके रास्ते का रुकावट बनेगी। साशा कहते हैं कि वो उन्हें सुरक्षित टावर तक गाइड कर सकती है। मिकाएल जानता है कि साशा खुद को संभाल सकती है क्योंकि वो लेवल 500 पर है, लेकिन अगर कुछ गलत हुआ तो वो उसे प्रोटेक्ट करेगा। वो सब उसके पीछे चल पड़ते हैं। एली उन्हें देख रहे होते हैं और कहते हैं कि सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है। लाइट का हाथ एक्साइटमेंट से कांपने लगता है क्योंकि वो साशा को तरपाने के लिए पेशान है। वो सोचता है कि जब साशा को पता चलेगा कि वो अभी भी जिंदा है तब उसका चेहरा देखने लायक होगा। जब नाइट्स आखिरकार टावर तक पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि उसमें से मॉन्स्टर्स बाहर आ रहे हैं। वो देखते हैं कि 5 मॉन्स्टर्स है, लेकिन हार्दी कहता है कि जब तक ड्रैगन सामने नहीं आता तब तक लड़ना नहीं चाहिए। फिर जो एडवेंचरर्स उन्होंने हायर किए थे उन्होंने मॉन्स्टर्स को डिस्ट्रैक्ट कर दिया होता है। हार्दी नाइट्स को बताता है कि अब टावर में घुसने का वक्त आ गया है, लेकिन वो उन्हें चेतावनी देता है कि अंदर और भी मॉन्स्टर्स हो सकते हैं, इसलिए सावधान रहे। वो अपना साइलेंस स्किल इस्तेमाल करता है ताकि उनसे निकलने वाली आवाज से खत्म हो जाए और वो सब टावर की तरफ दौड़ते हैं। एली लाइट से कहती है कि अब असली खेल शुरू होने वाला है। शार्फत टावर के अंदर झांकता है और देखता है कि सब सही लग रहा है। नाइट्स आगे बढ़ता है, लेकिन अचानक एक ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है जो उन्हें टेलीपोर्ट करके अलग अलग जगह भेज देता है। वो सब एक दूसरे से अलग हो जाता है। लाइट मिकाएल और साशा का इंतजार करता है ताकि वो सीढ़ियां चढ़कर टॉप फ्लोर तक पहुंच सके। उन्हें यकीन नहीं होता कि वो अभी भी टावर के अंदर ही है, लेकिन मिकाएल कहता है कि ऊपर तक पहुंचकर बाहर निकलने का रास्ता मिल जाएगा, इसीलिए वो चढ़ाई शुरू कर देते हैं। इसी बीच निया और किया सोचता है कि उन्हें बाकी लोगों को ढूंढना चाहिए, लेकिन तभी आइसिड और मेरा सामने आ जाते हैं और उनका सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मेरा कहते हैं कि वो इतने ताकतवर नहीं लगते कि खतरा बन सके। आइसिड उसे कहते हैं कि उन्हें अंडर एस्टिमेट मत करो, चाहे वो 2 कौड़ी के एलसी क्यों ना हो। ये सुनकर निया और किया गुस्सा हो जाते हैं और इधर उधर मूव करते हुए कहते हैं कि वो कमजोर नहीं है क्योंकि उनके अंदर मास्टर का खून है। वो अपना विंड कटर इस्तेमाल करता है, लेकिन आइसिड और मेरा आसानी से उसे डॉज कर लेते हैं। निया और किया कहते हैं कि वो उनसे बच नहीं सकते। वो लगातार विंड कटर्स अटैक करते रहते हैं। मेरा सोचते हैं क्या वो सही हमला उन्हें आता है, लेकिन वो कहते हैं कि वो पूरा दिन ये कर सकता है। वो अपने पावर्स कंबाइन करके विंड कटर्स की बारिश कर देते हैं। आइसिड उन्हें डॉज कर लेते हैं, लेकिन जब मेरा जंप करते हैं किया अचानक उसका हाथ काट देता है। निया और क्या सोचता है कि अब उनका खेल खत्म है, लेकिन मेरा आइसिड से पूछते हैं कि उनके बारे में क्या ओपिनियन है। आइसिड कहते हैं कि वो बिल्कुल कमजोर
कमजोर है। निया और क्या कहते हैं कि वो भी जिंदा कैसा है, लेकिन मेरा कहते हैं कि उन्होंने उसका हाथ नहीं काटा और वो अपना हाथ खुद ही खा लेते हैं। निया और क्या हैरान रह जाता है जब उसका हाथ तुरंत दोबारा बुझ जाता है। वो कहते हैं कि उन्होंने तो अभी कुछ देखा ही नहीं और वो अपना सर भी अलग कर लेते हैं। वो समझाते हैं कि उसका बॉडी अलग अलग जानवरों का कॉम्बिनेशन है, इसीलिए वो अपना सर भी उछाल सकते हैं। वो बताते हैं कि उसका लेवल 7000 से ऊपर है। आइजैक बताते हैं कि वो भी लेवल 7000 से ऊपर के है। निया और क्या सोचते हैं कि वो ऐसे बकवास कर रहे हैं। वो फिर से विंड कटर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस बार उनका अटैक बिल्कुल काम नहीं करता। वो दोनों घबरा कर भागने लगते हैं। मेरा को ये देखकर मजा आता है, लेकिन आइसिड को लगता है कि वो कुछ प्लान कर रहे हैं, इसलिए वो उन्हें खत्म करना चाहते हैं। मेरा अपने आप को शील्ड से प्रोटेक्ट करते हैं और आइसिड को आगे बढ़ने को कहते हैं। आइसिड अपने हाथों को आग से कवर करते हैं। निया और क्या महसूस करते हैं कि गर्मी बहुत तेज हो रही है, तो वो एक बड़ा सा बर्फ का दीवार बना लेते हैं, लेकिन गर्मी तुरंत उसे पिघला देते हैं और आइसिड अपने आग से उन्हें उड़ा देते हैं। मेरा समझ जाते हैं कि वो भी जिंदा है क्योंकि एली की मैजिक ने उन्हें बचाया। आइसिड नाराज होते हैं कि वो इतनी आसानी से हार गए। मेरा उससे कहते हैं कि कोई बात नहीं, एटलीस्ट अब उन्हें एल्स की ताकत का आइडिया मिल गया है। निया और क्या दया की भीख मांगता है, लेकिन मेरा कहते हैं कि अब तो उनकी असली तकलीफ शुरू होने वाली है। वो याद दिलाते हैं कि उन्होंने कभी इंसानों पर रहम नहीं किया, इसीलिए अब उन्हें अपने कर्मों का फल मिलेगा। वो उनसे जानकारी निकालने के लिए उन्हें दर्द देना शुरू करते हैं और बताते हैं कि लाइट ने ऑर्डर दिया था कि उन्हें इतना सताया जाए कि वो अपने हर काम पर पछताए। एक एडवेंचरर घबरा जाता है जब वो एक मॉन्स्टर को देखता है, लेकिन लाइट उसे प्रोटेक्ट करता है और नेमोमो उसे मारने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन गोल्ड उसे रोक देता है और याद दिलाता है कि उन्हें स्क्रिप्ट के मुताबिक काम करना है क्योंकि वो सिर्फ नाटक कर रहा है। वो मॉन्स्टर को भगा देते हैं और हम देखते हैं कि असली लाइट उन्हें देख रहा है। यहाँ दूसरी तरफ हम शरफत को देखते हैं जब वो सुजू से मिलता है। उसे वो क्यूट लगते हैं, इसीलिए वो उसे फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन लॉग उसे बताता है कि वो किसी से बात नहीं करते और कहता है कि वो लोग उसे बुरी तरह हरा देंगे। तब शरफत समझ आता है कि वो लोग उसे लड़ना चाहता है। वो कहता है कि लड़ने के बजाय वो लोग अच्छा समय बिता सकते हैं, लेकिन लॉग कहता है कि वो उसके टाइप का नहीं है। तो शरफत पूछता है कि वो किस तरह का आदमी पसंद करता है। लॉग बताता है कि उसे लाइट पसंद है, लेकिन वो कहता है कि उनका ये सपना कभी सच नहीं होगा। तब वो उसे दीवार से दे मारता है। शरफत कहता है कि अब वो उसे जबरदस्ती अपने तरीके से ले जाएगा और अपना इनविजिबल क्रॉसबो समन करता है अटैक करने के लिए, लेकिन सुजू उसका एरो ब्लॉक कर देते हैं और वापस हमला करते हैं। शरफत उसके गोली को लगने से पहले ही डिस्ट्रॉय कर देता है। लॉग समझ आता है कि वो एक बेहतरीन फाइटर है क्योंकि वो उसके बुलेट को रोकने में कामयाब हुआ। वो लगातार एरो से हमला करता रहता है। सुजू उसे बचने के लिए जंप करती है, लेकिन एरोज उसका पीछा करते रहता है और उसके पास पहुंचकर धमाके से फंस जाता है। वो हैरान होता है कि वो उसके अटैक से बच गए। वो मानता है कि वो लड़ने में अच्छी है, इसीलिए वो उसे शादी का ऑफर देता है ताकि वो उस फट्टू लाइट को भूल जाए। लेकिन लॉग कहता है कि अब वो मुसीबत में है क्योंकि लाइट की बेइज्जती सुनकर सुजू का कंट्रोल टूटने लगता है। वो उसे जान से मारना चाहता है। वो एक साथ हजारों बुलेट्स फायर करते हैं। शरफत उन सब से बचने की कोशिश करता है, लेकिन वो बुलेट्स उसके पीछे पड़ जाते हैं। वो उन्हें शूट करके गिराने की कोशिश करता है, लेकिन आखिरकार वो उसे लग ही जाते हैं। उसे महसूस होता है कि उसका शरीर कमजोर हो रहा है क्योंकि सुजू की बुलेट्स सारी शक्तियाँ डाउन कर देती है। वो चीखता है जब बुलेट्स उसे लगती है। जब वो जमीन पर गिर जाता है, सुजू उसके सर पर पैर रखकर कहते हैं कि मर जाओ, लेकिन लॉग उसे याद दिलाता है कि उसे मारना नहीं है। वो रुक जाते हैं और जैसे ही वो होश में आते हैं उसे पछतावा होता है। लॉग उसे याद दिलाता है कि लाइट ने सिर्फ शरफत की पावर टेस्ट करने का ऑर्डर दिया था, लेकिन वो समझ जाते हैं कि अब देर हो चुकी है क्योंकि वो लड़ने के लायक नहीं रहा। वो रो पड़ती है। लाइट उसे देख रहा होता है और समझ जाता है कि फाइट खत्म हो चुकी है, लेकिन वो एली से शाशा के बारे में पूछता है क्योंकि वो अभी भी उसका टॉप फ्लोर तक पहुंचने का इंतजार कर रहा है। हम देखते हैं शाशा और मिकाइल को सीढ़ियां चढ़ते हुए। मिकाइल महसूस करता है कि ऊपर कुछ उनका इंतजार कर रहा है, लेकिन शाशा के दिमाग में बस एक ही चीज चल रही होती है कि लाइट को कैसे खत्म करे। अब मस्त की मुलाकात जैक से होती है। जैक कहता है कि वो लेवल 7000 से ऊपर है, लेकिन मस्त ये नहीं मानता। जैक कहता है कि अगर देखना है तो अप्रेजल स्किल यूज करे, लेकिन मस्त के पास वो स्किल नहीं होते। वो कहता है कि उसे स्किल की वैसे भी जरूरत नहीं है और सीधा अटैक करता है। जैक उसका अटैक ब्लॉक करता है और कहता है कि वो बहुत स्लो है। मस्त अपनी पूरी ताकत से अटैक करता है, लेकिन जैक आसानी से सब ब्लॉक कर लेता है और सिर्फ एक छुटके से उसे दूर फेंक देता है। मस्त अब भी यकीन नहीं कर पाता कि वो लेवल 7000 से ऊपर है और कहता है कि वो यहाँ नहीं हार सकता क्योंकि उसे एल्फ किंगडम की लोगों की मदद करनी है। लेकिन जैक को पता है कि वो इंसानों को मारता है। मस्त कहता है कि वो इंसानों को उनके तकलीफ भरी जिंदगी से मुक्त कर रहा है। वो अपनी उम्र को कम करके अपने हथियार को पावर अप करता है और कहता है कि उसे जैक को हराने की शक्ति दे। जैक कहता है वो देखना चाहता है कि वो क्या कर सकता है। मस्त अपनी पूरी ताकत से अटैक करता है, लेकिन जैक आसानी से ब्लॉक कर देता है और अपनी आयरन बैरिकेड स्किल इस्तेमाल करता है। उसका शरीर बदल जाता है और उसकी स्किन हीरे की तरह सख्त हो जाती है। मस्त चीखने लगता है और पागलों की तरह हमला करता है, लेकिन जैक उसका हथियार तोड़
तोड़ देता है और उसे जोर से एक ही मुक्के से दूर फेंक देता है। फिर वे वो महसूस करता है कि मस्त अभी भी जिंदा है क्योंकि एले की मैजिक ने उसे बचाया है। अब यहाँ नाजुना हार्दी से लड़ने के लिए तैयार होते हैं। वो जानते हैं कि हार्दी सबसे ताकतवर नाइट है, इसलिए वो देखना चाहते हैं कि वो क्या कर सकता है। हार्दी समझ जाता है कि भले ही नाजुना एक बच्ची जैसी दिखती है, लेकिन वो एक बेहतरीन फाइटर है, इसलिए वो उसका सामना करने की तैयारी करता है। वो अपने तलवार घुमाते हैं और कहते हैं कि वो लड़ने के लिए रेडी है और उसे ध्यान से ऑब्जर्व करता रहता है, ये सोचकर कि क्या उसके पास साइटामा जैसी ताकत है। वो समझ जाते हैं कि वो कुछ नहीं कर रहा, तो वो तलवार से हमला करते हैं, लेकिन तलवार उसके आर पार निकल जाते हैं और उसके पीछे की दीवार तोड़ देते हैं। वो पूछते हैं कि क्या वो ठीक है, लेकिन तब उसे पता चलता है कि वो पहले ही बेहोश हो चुका है। एले उसे डांटने लगते हैं दीवार तोड़ने के लिए और बताते हैं कि पूरा टावर उसके माना से जुड़ी हुई है। वो अपना काफी सारा माना इस्तेमाल करके दीवार को ठीक कर देता है और नाजुना को कहते हैं कि अपने ऊपर थोड़ा कंट्रोल रखे, लेकिन तब हार्दी अपने मैजिक से खुद को हील कर लेता है। वो वापस खड़ा हो जाता है और नाजुना हैरान होते हैं कि वो अभी तक जिंदा कैसे है। एले समझाते हैं कि उसकी मैजिक टावर के अंदर नाइट्स को मरने नहीं देती। हार्दी कहता है कि वो सीरियसली फाइट नहीं कर रहा था क्योंकि उसे लगा नाजुना बस एक बच्ची है, लेकिन अब वो अपनी पूरी ताकत से लड़ेगा। वो अपनी साइलेंस स्किल एक्टिवेट करता है। हमें पता चलता है कि ये स्किल दुश्मन को कमजोर करते हैं और हार्दी की शक्तियाँ बढ़ा देते हैं। फिर वो एक मैजिकल तलवार बनाता है जिसका नाम हर्मिट है। वो सोचता है कि नाजुना इसका सामना नहीं कर पाएगी, लेकिन वो तुरंत उसके पास पहुंचकर उसे मुक्का मार देते हैं और वो दीवार से टकरा जाता है। वो खुश होते हैं कि इस बार दीवार नहीं टूटी, लेकिन एले फिर भी गुस्सा होते हैं क्योंकि उसे दीवार ठीक करने के लिए अपना बहुत माना खर्च करना पड़ता है। लाइट कहता है कि नाजुना पर इतना गुस्सा मत हो क्योंकि उसने हार्दी को पकड़ लिया है। एले उसे ऑर्डर देते हैं कि हार्दी को ले जाए, लेकिन लाइट पूछता है क्या एले ठीक है क्योंकि उसने बहुत माना यूज कर लिया है। वो बताते हैं कि अचानक माना गिरने से उसे थोड़ी कमजोरी महसूस हो रही है। तब लाइट महसूस करता है कि साशा पहुंचने वाले है। वो अपने मास्क पहन लेता है। मिकाइल वादा करता है कि वो साशा को सुरक्षित रखेगा और वो दरवाजा खोलता है जो लाइट के कमरे तक ले जाता है। लाइट उनका स्वागत करता है। वो समझ जाते हैं कि वही टावर का मास्टर है, लेकिन वो साशा से कहता है कि उन्हें मिले काफी वक्त हो गया है। वो हैरान होते हैं कि उसे उसका नाम कैसे पता, क्योंकि वो उसे सिर्फ एक ही बार मिले थे। तब लाइट अपना मास्क हटाकर कहता है कि 3 साल हो गए जब वो आखिरी बार मिले थे। अरे इतनी जल्दी भूल गए क्या? वो यकीन नहीं कर पाते कि वो अभी तक जिंदा है और पूछते हैं कि उसके चेहरे के उन निशानों का क्या हुआ। लाइट बताता है कि वो तो सिर्फ एक इल्यूजन था और उसने अपनी उम्र रोक दी है ताकि वो अपने दर्द को हमेशा याद रख सके। मिकाइल समझ जाता है कि वही लड़का है जिसके बारे में साशा बात करते थे। लाइट कहता है कि आज साशा का आखिरी दिन है इस दुनिया में। वो बताता है कि उसने ये टावर सिर्फ उससे बदला लेने के लिए बनाया। साशा घबराती है कि सबको पता चल जाएगा कि उसने अपने रिपोर्ट में झूठ बोला था, लेकिन मिकाइल कहता है कि किसी को बताने की जरूरत नहीं है, बस कह देंगे कि उन्होंने किसी इंसान के बच्चे को मारा था। वो अपने प्लान से खुश हो जाता है और लाइट से कहते हैं कि आज वो जरूर मरेगा, लेकिन लाइट यूकी और एली से कहता है कि वो बीच में ना आए। वो उन दोनों का सामना करने की तैयारी करता है और कहता है कि अब उसका बदला लेने का वक्त आ गया है, लेकिन साशा कहता है कि वो कभी उसे हरा नहीं पाएगा क्योंकि वो सिर्फ एक इंसान है और बताते हैं कि उसका लेवल 500 से ऊपर है। वो अपना स्पेशल आइटम यूज करते हैं जो वो साथ लाए थे और उससे 3 एंजल नाइट समन हो जाते हैं। वो बताते हैं कि एक अल्टीमेट हथियार है जिसका नाम ओकारिना है। एंजल सीधा हमला करता है। लाइट उसके अटैक को डॉज करता है और हमला करने की तैयारी करता है, लेकिन दूसरा एंजल अपने होली शील्ड से उसे रोक देता है। लाइट उस शील्ड को ही तोड़ देता है और एंजल के हाथ खत्म हो जाता है, लेकिन वो तीसरा एंजल जो असल में हीलर होता है तुरंत उसे हील कर देता है। लाइट समझ जाता है कि ये तीनों एक टीम की तरह काम करता है। साशा हैरान हो जाते हैं कि लाइट कितना ताकतवर हो गया है क्योंकि उसे लगा था वो अभी भी लेवल 15 का है, लेकिन लाइट रिवील करता है कि वो बहुत मेहनत से ट्रेनिंग कर रहा था। उन्हें पता चलता है कि लाइट का लेवल 9999 पर है, लेकिन मिकाइल मानता है कि ये सिर्फ एक इल्यूजन है उसे डराने के लिए, क्योंकि उसके हिसाब से इतना लेवल पॉसिबल नहीं है। साशा एंजल्स को ऑर्डर देते हैं कि वो लाइट पर एक साथ हमला करे। लाइट अपनी शैडो स्पेल से उन्हें रोक लेता है और एक ही हमले में हीलर को खत्म कर देता है। वो शील्ड वाले एंजल को तोड़ने और साशा से लड़ने की तैयारी करता है, लेकिन साशा हीलर को दोबारा समन कर लेती है और वो बैरियर से उन्हें प्रोटेक्ट करता है। वो सोचते हैं कि लाइट के पास कोई चांस नहीं है क्योंकि वो एंजल्स को जितनी बार चाहे समन कर सकते हैं। लाइट फैसला करता है कि वो सीधा साशा पर अटैक करेगा, लेकिन मिकाइल अपनी शील्ड से उसे प्रोटेक्ट करता है। लाइट शील्ड तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक वो पीछे धकेल दिया जाता है। वो सोचता है कि क्या हुआ। मिकाइल बताता है कि उसके शील्ड एल्फ किंगडम का एक खजाना है और ये हम लोग को वापस भेज सकते हैं, लेकिन वो कहता है कि इसमें एक और एबिलिटी भी है। वो शील्ड का यूज करके एंजल्स को बफ करता है और वो फ्री हो जाता है। साशा कहते हैं कि उनका टीम वर्क परफेक्ट है, इसलिए वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो उसे चिढ़ाने लगते हैं। लाइट अचानक हंसने लगता है। वो सोचता है कि शायद वो पागल हो गया है क्योंकि उसे पता है वो जीत नहीं सकता, लेकिन लाइट कहता है कि अब वो उन्हें असली ताकत का एहसास कराएगा। उसके आसपास एक डार्क ऑरा फैल जाता है और वो एक कोड यूज करके अपने हथियार का पहला लेवल अनलॉक कर देता है। वो हथियार ट्रांसफॉर्म होकर गॉड स्पीयर गुंगनीर बन जाता है और वो धीरे धीरे उनकी तरफ चलने लगता है। साशा एंजल्स को अटैक करने का ऑर्डर देते हैं, लेकिन उनका हथियार लाइट के भाले को छूटे ही टूट जाता है। दूसरा हीलर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन लाइट एक ही बार में दोनों को मिटा देता है। मिकाइल कहता है कि
फाइट जल्दी खत्म करनी होगी क्योंकि लाइट का भाला बहुत पावरफुल है। लाइट महसूस करता है कि गुंगनेर उसका हाथ जलाने लगी है। यूकी और एली उसके लिए परेशान है, लेकिन वो साशा को खत्म करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। साशा अपनी ओकारिना से आर्क एंजल समन करते हैं। वो उसे अपना अल्टीमेट हमला यूज करने का ऑर्डर देते हैं। आर्क एंजल अपनी होली जेवलिन समन करता है और साशा सोचते है कि अब लाइट का खेल खत्म है, लेकिन लाइट अपने भाले से उसे आसानी से तोड़ देता है। वो कहता है कि ऐसे खिलौने उसे कभी नहीं मार सकते। साशा यकीन नहीं कर पाते। वो आर्क एंजल को फुल पावर से अटैक करने का ऑर्डर देते हैं। वो 3 होली जेवलिन समन करता है, लेकिन लाइट उन्हें बस आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है। आर्क एंजल लगातार स्पेल्स यूज करता रहता है, लेकिन उनका कोई असर नहीं होता। लाइट आगे बढ़ता रहता है। साशा कंट्रोल खो बैठती है और चिल्लाती है कि वो दूर हो जाए, दूर रहो मुझसे। लेकिन लाइट कहता है कि अगर वो उसे रोक नहीं पाए तो वो उसे तबाह कर देगा। मिकाइल अपने पावर आर्क एंजल के साथ कंबाइन करता है, लेकिन लाइट एक ही हमले में उसे भी काट देता है। साशा उन्हें दोबारा समन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार काम नहीं करता। उसकी ओकारिना अचानक टूटकर बिखर जाती है। लाइट बताता है कि उसके भाले ने उस ओकारिना का अस्तित्व ही मिटा दिया है इस दुनिया से। मिकाइल हैरान है कि एक अल्टीमेट हथियार कैसे तबाह हो सकता है। लाइट कहता है कि उसका भाला जेनेसिस क्लास का है, इसलिए अल्टीमेट क्लास के हथियार उसके सामने खिलौनों की तरह है। लेकिन मिकाइल हंसने लगता है क्योंकि कोई इतना ताकतवर हो ही नहीं सकता। उसे तो ये सपना जैसा लगता है। उसे अपने शील्ड पर भरोसा होता है और कहता है कि लाइट जीत नहीं सकता। लाइट सीधा उस पर हमला करता है और शील्ड को तोड़कर टुकड़े कर देता है। मिकाइल यकीन नहीं कर पाता कि एक इंसान इतना ताकतवर हो सकता है। वो लाइट से पूछता है कि क्या वो सच में एक मास्टर है। उसे लगता है लाइट बहुत खतरनाक है और उसे ऐसे ही छोड़ा नहीं जा सकता, इसीलिए वो पीछे हटने का फैसला करता है ताकि रानी को चेतावनी दे सके। वो एक पंख निकालता है और उसे एक्टिवेट करने की कोशिश करता है ताकि यहाँ से बाहर निकल सके, लेकिन वो काम नहीं करता। लाइट उसे बताता है कि टावर के अंदर से टेलीपोर्ट करना इम्पॉसिबल है क्योंकि यहाँ दूसरों का मैजिक काम नहीं करता। मिकाइल को ये सब बकवास लगता है क्योंकि उसके हिसाब से ऐसा जादू एग्जिस्ट ही नहीं करता। तब एली समझाते हैं कि ये उसका खुद का ओरिजिनल स्पेल है जो उसने इस डंजन में रहकर बनाया है। लाइट सोचता है कि अब वो क्या करेंगे, लेकिन मिकाइल अभी भी उम्मीद कर रहा है कि उनका लीडर हार्ड डे उन्हें बचाने आएगा क्योंकि वो लेवल 3000 से ऊपर है और आसानी से सबको हरा सकता है। लेकिन लाइट अपने साथियों को अंदर आने के लिए कहता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, मिकाइल हैरान रह जाता है देखकर कि उनकी पूरी स्क्वाड पहले ही हरा दी गई है। लाइट पूछता है कि क्या अब भी उसे कोई उम्मीद है। मिकाइल उसे मनाने लगता है कि वो दोनों मिलकर एल्फ किंगडम पर कब्जा कर सकते हैं, लेकिन लाइट कहता है कि उसे सिर्फ बदला लेना और सच जाना है। मिकाइल कहता है कि वो यहाँ उसे मारने नहीं आया था, वो तो बस टावर चेक करने आया था, इसीलिए उनके बीच कोई दुश्मनी नहीं है। साशा हैरान है कि वो उसे यहाँ छोड़कर जाना चाहता है, लेकिन मिकाइल उसे कहता है कि वो एक बदनाम लड़की है और वो कभी से शादी करना ही नहीं चाहता था। ये सुनकर साशा होश खो देती है। मिकाइल लाइट को खुश करने के लिए कहता है कि वो साशा को खत्म कर देगा। लाइट कहता है कि उसे मिकाइल को मारने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो एली को बुलाता है और उसे ये काम करने को कहता है। एली वादा करते हैं कि वो उसे तरपा के मारेगी। मिकाइल रहम की भीख मांगता है और कहता है कि वो लाइट की असली ताकत समझ गया है, लेकिन एली कहते हैं कि अब देर हो चुकी है। वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन एली अपने बेलों से उसे पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि लाइट के साथ बदतमीजी करने का पछतावा करे। वो उसके दिमाग में घुसने लगते हैं। लाइट साशा से कहता है कि अब उसकी बारी है। साशा उसे याद दिलाने की कोशिश करती है कि जब वो रोता था तो वो उसे तसल्ली देती थी, वो उसे प्यार करती थी। लेकिन लाइट को तो सिर्फ ये याद है कि कैसे उसका चेहरा बदल गया था जब उसने नाटक छोड़कर उसे खत्म करने की कोशिश की थी। वो अपना शरीर ऑफर करते हैं और कहते हैं कि वो उसे पसंद करता था, बस उसे छोड़ दे। यूकी ये सुनकर गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि वो उसे बार बार हील करके अपने मॉन्स्टर्स को खिलाते रहेगी। लाइट यूकी को शांत रहने को कहता है। वो कहता है कि जब तक उसे सच नहीं मिलता वो साशा को खत्म नहीं करेगा, लेकिन उसे लगातार सजा दी जाएगी। साशा रहम मांगते हैं जब वो दूर जा रहा होता है। लाइट वो तीर वापस कर देता है जो कभी साशा ने उसे मारा था और वो मेरा को कहता है कि उसे ले जाए। लाइट अपने भाले के असर से गिर जाता है, लेकिन बेहोश होने से पहले उसे वापस सील कर देता है। डंजन में नाजुना पूछते हैं कि क्या लाइट ठीक रहेगा, लेकिन एली श्योर नहीं है। वो बताते हैं कि 3 साल तक अपना गाचा स्किल यूज करने के बाद वो भाला ही एक सबसे ज्यादा रेयर कार्ड था जो उसे मिला। उन्हें सिर्फ ये पता है कि वो भाला बहुत ताकतवर है और इतना खतरनाक है कि 4 लोगों को मिलकर उसकी पावर सील करनी पड़ी थी, इसलिए उसे नहीं पता कि उसको इतनी देर तक इस्तेमाल करने के बाद लाइट की क्या हालत है। अब वो सिर्फ इंतजार ही कर सकते हैं। जब लाइट जागता है, मैं खुश होती है कि वो ठीक है। लाइट उन सबको परेशान करने के लिए माफी मांगता है। मैं उसे आराम करने को कहते हैं। वो कहते हैं कि जब वो पहली बार मिले थे तभी उसे पता था कि वो कितना बदला लेना चाहता है, लेकिन अब वो अकेला नहीं है, इसीलिए उसे इतनी जल्दी करने की जरूरत नहीं है। इसी बीच एल्व्स को पता चलता है कि उनका व्हाइट नाइट से कांटेक्ट टूट गया है। रानी मानने को तैयार नहीं है कि हार दे हार सकता है, लेकिन तभी एक सैनिक बताता है कि उन पर ड्रैगन्स का एक पूरा झुंड हमला कर रही है और हम एली को ये हमला करते हुए देखते हैं। जैसे ही ड्रैगन्स महल को घेर लेते हैं, एली अपने आप को टावर के मालिक के रूप में इंट्रोड्यूस करते हैं और कहते हैं कि जिसने भी व्हाइट नाइट्स को उसके टावर पर हमला करने भेजा था वो व्यक्ति सामने आए। वो अपने पावर दिखाते हैं और पास के एक जगह को पूरी तरह तबाह कर देती है। तभी क्वीन सामने आते हैं और एली को बदतमीज कहते हैं कि वो पूरे देश पर हमला करने आ गए, लेकिन एली कहते हैं कि पहले
उसके नाइट्स ने ही अटैक किया था। वो क्वीन का दिमाग पढ़ने का फैसला करते हैं ताकि पता चल सके कि वो क्या चाहते हैं। जैसे ही गार्ड्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं, एक बहुत बड़ा पेड़ उन्हें जकड़ लेता है। एली बताते हैं कि ये पेड़ दुश्मनों का खून एब्जॉर्ब करके बड़ा होता है। क्वीन भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन एली उसे पकड़कर वापस ले आते हैं। वो उसका दिमाग पढ़कर ये पता लगाते हैं कि वो सिर्फ टावर की जांच कर रहे थे, लेकिन वो ये भी देखते हैं कि इंसानों के लिए उसके अंदर कितनी नफरत भरी हुई है। इसलिए वो क्वीन को ऑर्डर देते हैं कि किंगडम के सभी इंसान नौकरों को आजाद करे और उन्हें अपनी मर्जी से जीने का अधिकार दे। वो धमकी देते हैं कि जो भी उसकी बात नहीं मानेगा उसे मिटा दिया जाएगा। क्वीन के पास मान लेने के अलावा कोई चॉइस नहीं बचता। यहाँ हमें बताते हैं कि सभी देशों के इंसान टावर के पास जमा हो रहे हैं। लाइट सोचता है कि अब उसे वापस जाना चाहिए। मैं उसे आराम करने को कहते हैं, लेकिन वो नहीं चाहता कि सब उसकी चिंता करे। जब वो वापस आता है तो सब उसे देखकर खुश हो जाते हैं। टावर के पास एक गांव बस गया है जहाँ सब मिलकर काम करते हैं और बच्चे मोसेस के साथ खेलते हैं। लाइट ये सब देखकर खुश होता है। उसे याद आता है कि कभी वो सोचता था कि अगर दुनिया बुरी निकले तो वो उसे तबाह कर देगा, लेकिन अब उसने फैसला बदल दिया है और वो उसे बचाना चाहता है। वो उम्मीद करता है कि अपना बदला लेने के बाद एक ऐसी दुनिया हो जहाँ सब खुशी से जी सके। वो पूछता है कि बाकी लोग उसके प्लान के बारे में क्या सोचते हैं और सब उससे वादा करता है कि वो उसके सपने को पूरा करने में मदद करेंगे। सो दोस्तों, इसी के साथ ये एनिमे यहीं पर खत्म हो जाते हैं। इसका कोई भी पार्ट 2 नहीं आने वाला क्योंकि इसका पहला सीजन यहीं तक था। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके रखना ताकि तुम ऐसे मजेदार एनिमेस मिस ना करो। और अगर तुम्हें ऐसे मैजिकल ओवरपावर टाइप के एनिमेस देखना पसंद है देन स्क्रीन पे शो हो रहे उन वीडियोस पे क्लिक करो। और मैं तुम्हें मिलता एक और नए वीडियो में।